हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एसीसीए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और इसमें जो है वो चैप्टर करने वाले हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर होने वाला है। तो आई होप आपको सारे जो कॉन्सेप्ट वगैरह हैं, फॉर्मूलेज वगैरह, जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो अच्छे से आती होंगी। ठीक है, सेक्शन ए का क्वेश्चन बीपीपी से जो है वो हम करने वाले हैं। क्वेश्चन 253, विच कंपनी ने एक्वायर करे हैं देखो जो भी यहाँ पे बोलते जाएंगे ना, वो हम जो है वो यहाँ साइड में आके लिखते रहेंगे ताकि जो जो कह रहे हैं वो साथ साथ होता है। ठीक है, तो विच कंपनी ने एक्वायर करें 70% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ विजार्ड कंपनी। तो इसका मतलब जो है आपकी विच कंपनी जो है वो पेरेंट होगी। ठीक है, इसने विजार्ड कंपनी के जो है वो 70% शेयर्स एक्वायर करे हैं। ठीक है, और टोटल कितने शेयर्स हैं? 200,000। तो आप समझ सकते हो कि भैया 70% अगर एक्वायर करे हैं तो बाकी के देखो टोटल 100% होते हैं, जिसमें से 70 हमने एक्वायर कर लिए। ठीक है, यानी विच ने एक्वायर कर लिए, तो बाकी के 30 जो है वो बाकी लोगों के पास होंगे, जिसको हम कंसोलिडेशन की भाषा में एनसीआई कहते हैं। ठीक है, तो 70 हमारे पास, 30 दूसरों के पास। ठीक है, इसके बाद 1 अप्रैल 2021 को जो है वो एक्वायर करा था। तब जो रिटेन अर्निंग की थी विजार्ड कंपनी की, यानी कि हमारी सब्सिडी की, वो थी 450,000। तो हमारे को जो है वो रिटेन अर्निंग दी हुई है। रिटेन अर्निंग ये जो है वो आपको दी हुई है एक्विजिशन की। ठीक है, ये एक्विजिशन की आपको रिटेन अर्निंग दी है 4,50,000। ओके, इसके बाद आपको दिया हुआ कैरिंग अमाउंट्स ऑफ विजार्ड कंपनी नेट एसेट डेट ऑफ एक्विजिशन वर इक्वल टू द फेयर वैल्यूज। आपको पता है जब भी हम सब्सिडी की कंसोलिडेशन करते हैं तो नेट एसेट एट एक्विजिशन लेते हैं और रिपोर्टिंग लेते हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस आता है, वो होता है हमारा पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग। ठीक है जी, ये हमें निकालना होता है दोनों का डिफरेंस। अब आपको बताया हुआ है कि एक्विजिशन में देखो सारी चीज़ों को फेयर वैल्यू पे लाते हैं ना, ये एक्विजिशन के टाइम पे। और यहाँ पे क्या है कि सारी चीज़ें फेयर वैल्यू पे हैं। ठीक है, और अभी तक हमारे पास है क्या खाली यहाँ पे 4.5 लाख की रिटेन अर्निंग। ठीक है, विच कंपनी जो है वो मेजर करती है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू। ठीक है, फेयर वैल्यू पे करते हैं एनसीआई बेस्ड ऑन शेयर प्राइस। ठीक है, मार्केट वैल्यू जो है वो विजार्ड कंपनी की शेयर एट डेट ऑफ एक्विजिशन वाज $1.75, यानी कि एक शेयर की वैल्यू कितनी है? $1.75 की। तो अब हमें यहाँ पे जो है वो आपको निकालना क्या है कि 31 मार्च 2019, यानी कि 1 अप्रैल से अगर आप देखोगे 31 मार्च पूरा एक साल हो गया। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग्स जो है वो आपकी रिपोर्टिंग पे यानी कि ईयर एंड पे जो है वो 7,50,000 की है। तो ये रिपोर्टिंग पे हमारी 7.5 लाख। ठीक है जी, आपको बताना है कि शुड द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट व्हाट अमाउंट शुड द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अपीयर इन द कंसोलिडेटेड। मतलब आपको बताना है कि बेसिकली एनसीए कितना होने वाला है। अब एनसीए निकालने के लिए आपको पता है या तो सीधा सीधा गिवन होता है, या तो आप क्या करते हो, फेयर वैल्यू ले लेते हो एनसीए की, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए जो भी आपकी एक्विजिशन पे होती है। ठीक है, इसमें आप ऐड कर देते हो एस कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग। ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग, और इसको मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे जो सब्सिडी का शेयर है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी टोटल एनसीआई कितनी होने वाली है, एनसीआई। ठीक है, आई होप आपने ये सारे फॉर्मूले वगैरह कंसोलिडेशन पढ़ते वक्त करे होंगे अच्छे से। तो हमको एनसीआई निकालना है। अब फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई निकालनी है एट एक्विजिशन। अब एक्विजिशन के टाइम पे एनसीआई की फेयर वैल्यू कितनी थी यार? देखो आपको दिख रहा है कि हमने 200,000 शेयर्स जो है वो लिए शेयर्स। ठीक है, और उसमें से 70% हमारा शेयर है। तो अगर 70% हमारा है तो बाकी का कितना होगा? 30%। तो बस फेयर वैल्यू निकल गई। देखो 200,000 शेयर्स थे, जिसमें से 70% हमारे थे, तो एनसीआई के पास कितने जाएंगे? ठीक है, वो हो जाएंगे 30%। अब ये तो इसको पता चल जाएगा ही। देखो अगर मैं 200 को इससे करूँ तो ये 60,000 आ जाता है। इसका मतलब शेयर्स, ये मेरे को शेयर्स की वैल्यू पता चली है, बट मेरे को डॉलर्स में वैल्यू चाहिए। तो डॉलर्स में कैसे निकालेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारा शेयर प्राइस था, जो कि था 1.75। ये देखो शेयर का प्राइस जो है आपको 1.75। ठीक है, तो इसको 1.75 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इससे मेरे को पता चल जाएगा कि 60,000 शेयर्स की टोटल वैल्यू कितनी है डॉलर्स में। ठीक है जी, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाई 1.75 ये होता है 1,05,000। 1,05,000। तो ये मेरे पास आ गया जी 1,05,000 फेयर वैल्यू ऑफ एनसीएट एक्विजिशन। ठीक है, 1,05,000, और ये सारी डॉलर्स में। ठीक है, मैंने क्या किया है अभी, शेयर्स को 30% से करा एनसीए से मल्टीप्लाई, और फिर शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करा, तो मेरे को वैल्यू आ गई कि फेयर वैल्यू एनसीए की क्या थी एक्विजिशन पे। इसके बाद मेरे को एस कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग लेने हैं, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है एनसीआई की परसेंटेज के साथ। ठीक है, और अगर हमने कंट्रोल 70% करे तो एनसीआई का कितना होगा? 30%। अब ये पोस्ट रिटेन अर्निंग कैसे निकलेगी यार? देखो स्टार्टिंग में आपको शेयर कैपिटल ये सब चीज़ें दी होती हैं तो वो करना होता है, बट अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो रिटेन अर्निंग स्टार्टिंग में 4.5 लाख की थी, अब जो है रिपोर्टिंग में 7.5 लाख की हो गई। तो पोस्ट एक्विजिशन का दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो 7,50,000 इसमें से 4.5 लाख गए, तो सीधा सीधा 3 लाख बन जाता है। ठीक है, तो पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग आपकी कितनी आ गई? 3 लाख। ठीक है, थोड़ी राइटिंग का देख लेना बस, बाकी तो आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो 3 लाख की पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग आ गई। अब इसको यहाँ पे जाके पुट कर देंगे। पोस्ट एक्विजिशन कितनी है? 3 लाख। 3 लाख
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30%, यानी कि जो एनसीए का परसेंटेज है, तो ये सीधा सीधा आपका 90,000 हो जाएगा। तो ये हो गया 90,000। तो बस दोनों का टोटल कर दो, आपके पास आ जाएगा कि आपकी एनसीए कितनी है। 1,05,000 और 190 खाली तो हो गया 195,000। तो आपको एनसीए की वैल्यू पता चल गई जी कि आपकी एनसीए कितनी है, 1,95,000। और इसी तरीके से आप जब भी आपको एनसीए निकालनी होती है और नहीं दी होती है तो आपको ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ती हैं, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। नहीं हुआ है तो थोड़ा सा रिवाइंड कर दो। और हाँ, मैं काफ़ी मतलब थोड़ा स्लो चल रहा हूँ ताकि जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आया था ये वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग में, तो वो भी एक एक स्टेप देख देख के आगे बढ़ जाए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार हाँ आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से आता है तो आप स्किप करके उस क्वेश्चन पे जा सकते हो जो आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, ठीक है। क्वेश्चन 254, क्लाउड कंपनी ने ऑब्टेन करें 60% होल्डिंग इन द 100,000 $1 शेयर्स ऑफ मिस्ट कंपनी। तो इसका मतलब अगर हम अगले क्वेश्चन पे जाएं तो यहाँ पे तो मतलब बेसिक यही है कि सी ने एम को एक्वायर करा है कितने परसेंट, 60%, ठीक है। 60% होल्डिंग है यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन दूसरा वाला है, यानी 254। 100,000 टोटल शेयर्स हैं जिसमें से 60% एक्वायर करा है, ठीक है। 1 जनवरी 2021 को क्लाउड कंपनी ने कंसिडरेशन में 2.5 लाख कैश दे दिया इमीजिएटली, अभी के अभी, विद एन एडिशनल 4 लाख पेबल ऑन 1 जनवरी 2029। और अब आपको पता है कि क्या होता है जब आप वादा कर देते हो कि भैया हाँ मैं आने वाले टाइम में आपको पेमेंट करूंगा, तो ये, और देखो अभी हम 1 जनवरी पे खड़े हैं और हम आपको पे करेंगे 1 जनवरी 2029 को, पूरे एक साल बाद, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, डिफर्ड कंसिडरेशन। आपने अच्छे से पता होगा कि आपको जब भी किसी को बोलते हो कि भैया हम आपको आने वाले टाइम में पे कर देंगे, तो क्या होता है, डिफर्ड कंसिडरेशन, ठीक है। एंड 1 शेयर इन क्लाउड कंपनी फॉर ईच 2 शेयर्स एक्वायर। तो यानी कि हर एक के बदले 2 दे देंगे, ऐसा टाइप का, मतलब कि हर 2 के बदले 1, ठीक है। फॉर ईच 2 शेयर्स एक्वायर, आपको 1 शेयर देंगे, यानी कि ऐसे 1/2, हर 2 के बदले 1 दे दोगे, ठीक है। इसके बाद क्लाउड कंपनी हैज़ अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 8% एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इट शेयर ऑन 1 जनवरी अभी के टाइम पे वॉज $2.30, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल के लिए आपके पास दी हुई हैं। आपको बताना है कि टोटल कंसिडरेशन कितनी पे करी होगी क्लाउड कंपनी ने, पेड फॉर क्लाउड कंपनी शेयर फॉर मिस्ट कंपनी, मतलब जो भी आप कंसिडरेशन पे करते हो ना, जैसे सी ने हमको एक्वायर करा, तो उसने टोटल कितनी कंसिडरेशन दी होगी। तो इसको समझने के लिए हम आ जाते हैं यहीं पर ही। सी ने हमको एक्वायर करा 60% और टोटल शेयर जो थे वो 100,000 थे, ठीक है। जिसमें से हमको कितने मिल गए, यानी कि पेरेंट को कितने मिल गए, 60%। तो इसका 60% बेसिकली सीधा सीधा 60,000 हो जाता है, ठीक है। तो एक्वायर कितने करें, 60,000 शेयर्स, ठीक है, शेयर्स। अब आपने कंसिडरेशन 3 टाइप की दी है, एक तो आपने दिया है कैश, ठीक है। एक आपने दिया है कैश, और कैश कितना दिया है, एकदम से कितना पेबल देख रहे हो, कैश 2.5 लाख कैश इमीजिएटली, एकदम अभी से ही अभी। तो कैश आपने एक तो दिया 2.5 लाख का, एक हो गया 2,50,000 का आपका कैश। एक आपने डेफर्ड कंसिडरेशन का वादा किया है कि 1 साल बाद दोगे। अब आपको पता है कि डेफर्ड कंसिडरेशन को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ता है, ठीक है। ये 4 लाख आपको पे करने हैं 1 साल बाद, 1 जनवरी 2029 को, और अभी आप 1 जनवरी 2028 को जो है वो एक्वायर करें, तो अभी आपको अभी के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। तो कैसे लाते हैं, आपने एमए वगैरह पढ़ी होगी या फिर एफएम पढ़ी होगी अगर इससे पहले, तो क्या करते हैं, देखो आपके पास जो वैल्यू है वो है 4 लाख, ठीक है। और आपको जो है वो इंटरेस्ट रेट दे रखा है, कितना है, 8%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको दिया हुआ है। तो जब भी आपको करना होता है आप क्या करते हो, जो भी आपको अमाउंट दिया होता है अपॉन में 1 प्लस जो भी आपका रेट होता है पावर एन, ठीक है। पावर एन का मतलब टोटल कितने साल हैं। अब हमारे पास तो एक ही साल है तो पावर हमारी 1 ही हो जाएगी। अगर ज़्यादा होते तो मैं यहाँ पे पावर में ज़्यादा लिख देता। तो अमाउंट कितना है, 4 लाख, और 1 प्लस रेट हमारा है 8%। तो 8% को मैं खाली जो है वो 0.08 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1। तो 4 लाख अपॉन में 1.08, ठीक है। और पावर 1 का मतलब नॉर्मल आपको पता होगा कि 1 का मतलब वही होता है कि जो अमाउंट है वही आएगा। तो 4 लाख अपॉन में 1.08, तो ये होता है 370,370, ये आपके पास जो है वो मोटा मोटा राउंड ऑफ करके अमाउंट बन जाता है। तो यानी कि ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप इसको जो है वो आगे जो है वो इंटरेस्ट वगैरह करके जो है वो आगे तोड़ते हो, वो हमें कोई नहीं है, हमें कंसिडरेशन देखना है, ठीक है। तो 370,370 ये आपकी हो गई डेफर्ड कंसिडरेशन, 370,370, ओके जी। अब आपने एक लास्ट में शेयर्स भी दिए थे, अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे देख रहे हो कि आप हर 2 के बदले 1 शेयर दे रहे थे, ये देखो। एंड 1 शेयर इन क्लाउड कंपनी फॉर ईच 2 शेयर्स एक्वायर्ड, आपने कितने एक्वायर करे थे, 60,000, ठीक है। तो अब इन 60,000 में हर 2 के बदले 1 शेयर दोगे, यानी कि हर 2 के बदले 1 का मतलब क्या हुआ, 60,000 है, 60,000, 60,000। तो आपने क्या करा, हर 2 के बदले 1, यानी कि ये, ठीक है। जिसके पास 2 शेयर्स हैं आप उसको 1 दोगे, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो ये सीधा सीधा कितना हो जाता है, 30,000। तो आपने शेयर्स की कंसिडरेशन कितनी ले ली, 30,000, लेकिन ये कितने, 30,000 शेयर्स,
30,000 शेयर्स, बट मेरे को टोटल अमाउंट में चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को अमाउंट शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो भी शेयर्स का एक शेयर का अमाउंट था, तो 30,000 के शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30,000 शेयर्स का आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अमाउंट भी दिया हुआ है, देखो 1 जनवरी को जो मार्केट वैल्यू थी शेयर्स की वो थी 2.30, बस मेरे को मिल गया 2.3। ठीक है, तो 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.3 से तो ये होता है 69,000। चलो जी, तो शेयर्स की कंसिडरेशन कितनी आ गई 69,000, ये डॉलर्स में। ठीक है, और ये जो 30,000 शेयर्स थी ये तो 30,000 मेरी शेयर्स में आई थी। ठीक है, तो 69,000 मेरी शेयर्स की कंसिडरेशन भी आ गई। तो अब इसको यहाँ पे जाके पुट कर देंगे, ये सारे हमारे जो है वो डॉलर्स में। ठीक है, टोटल अमाउंट में ही है 60,000। बस आपकी टोटल कंसिडरेशन आ जाएगी जी 0,730386। ठीक है, तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा 680370। और एक सेकेंड गलती हो गई भैया, देखो यहाँ पे हमने क्या करा था 69,000, और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 60,000। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइपो एरर, तो ये 69,000 है तो ये 689 हो जाएगा, गलती माफ़ी। ठीक है, 689। तो आपके पास टोटल कंसिडरेशन कितनी आ जाएगी 689370, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सब कुछ सही था, बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो मैंने यहाँ पे ये देख रहे हो 69,000, और मैंने निकाला भी यहाँ पे 69,000 ही था। ठीक है, बस मैंने ऊपर जाके लिख दिया 60,000, तो थोड़ा सा आंसर में वो था, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलता है। ओके, तो आपको बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि ऐसे कंसिडरेशन निकाल दे। ठीक है, बाकी आगे कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर आपका हो गया पहले वाला। ठीक है, 689370। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ऑन 1 जून 2021 प्रीमियर कंपनी ने एक्वायर करा है 80% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सैंडफोर्ड कंपनी। तो मतलब पी ने इसको एक्वायर करा है 80%। ठीक है, और एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ सैंडफोर्ड नेट एसेट्स वर इक्वल टू देयर कैरिंग अमाउंट विद द एक्सेप्शन ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। सारी चीज़ें थी फेयर वैल्यू पे। मैंने आपको बताया ना, जब भी कंसोलिडेशन करते हैं सब्सिडरी को लेते हैं तो एक्विजिशन के टाइम पे सब चीज़ों को फेयर वैल्यू पे लाते हैं। सारी चीज़ें फेयर वैल्यू पे थी, लेकिन एक प्रॉपर्टी जो थी वो फेयर वैल्यू पे नहीं थी। अब यहाँ पे मतलब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। उसकी फेयर वैल्यू, दिस हैड अ फेयर वैल्यू 1.2 मिलियन बिलो इट्स कैरिंग अमाउंट। ओके, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो। देखो हो क्या रहा है इसमें, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से बताऊं। कैरिंग अमाउंट मान के चलो आपके पास था 5 मिलियन। ठीक है, कैरिंग अमाउंट था आपके पास 5 मिलियन, लेकिन यहाँ पे क्या है फेयर वैल्यू उसकी ज़्यादा थी 1.2 मिलियन। देख रहे हो, दिस हैड अ फेयर वैल्यू 1.2 मिलियन बिलो इट्स कैरिंग अमाउंट। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू कितनी हो रही होगी 5 मिलियन की बन रही है, लेकिन उसका अपने कैरिंग अमाउंट जो है वो कम करके दिखाया होगा। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हुआ क्या होगा। आपका कैरिंग अमाउंट 5 मिलियन का है और आपने फेयर वैल्यू 1.2 मिलियन से कम करी हुई है, यानी कि अब आपको पता है अपने बुक्स में कितने की जानी चाहिए थी। 5,000 में से 1.2 चला गया, तो मतलब वही मोटा मोटा आप लगा लो 3,800। ठीक है, तो 3.8 मिलियन। तो बेसिकली आपकी बुक्स में इतने अमाउंट पे प्रॉपर्टी रिकॉर्ड होनी चाहिए थी 3.8 मिलियन पे, बट आप लोगों ने क्या कर रखा है 5 मिलियन पे कर रखा है, और फेयर वैल्यू क्या है 3.8 मिलियन की। इसका मतलब आपने प्रॉपर्टी को ज़्यादा से दिखा के रखा है। समझ रहे हो, प्रॉपर्टी क्या होता है आपका एसेट, और आपने एसेट को ज़्यादा दिखा के रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा। ठीक है, आपने दिखाया हुआ 5 मिलियन, लेकिन है कितना 3.8 मिलियन, तो आपने 1.2 मिलियन से ज़्यादा शो करके रखा है अपनी बुक में, तो आपको अपनी जो बुक्स हैं उसमें कम करना पड़ेगा, वैल्यू कम करना पड़ेगा। और आपने ऐसे केस करे होंगे कि अगर हम बढ़ाते हैं वैल्यू तो आगे जाके एक्सेस डिप्रीसिएशन आ जाता है। ठीक है, और अगर आप रिड्यूस कर रहे हो तो आपके आगे जाके डिप्रीसिएशन कम हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट वगैरह है वो काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। तो यहाँ पे यही दिक्कत थी, कैरिंग वैल्यू जो थी वो हमने ज़्यादा पे रिकॉर्ड कर रखा था, बट उसकी फेयर वैल्यू जो है वो कम है। तो मतलब आपने अपनी बुक्स में ज़्यादा से रिकॉर्ड कर रखा है, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा दूंगा। बाकी अभी आप जितना क्वेश्चन में कहा है उतना मैंने आपको बता दिया, बाकी देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। प्रॉपर्टी की जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ थी वो 8 साल की थी। ठीक है, प्रॉपर्टी की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 8 साल की थी। आपको बताना है व्हाट इफेक्ट विल एनी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी हैव ऑन ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग एट 30 सितंबर 2021। तो ये आपके सामने पूरा पूरा क्वेश्चन है। यहाँ पे डेट्स थोड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो 1 जून है आपकी। ठीक है, जब आपने एक्वायर करा है एक्विजिशन की डेट, और एक आपकी ये है ग्रुप रिटेन अर्निंग का जो आपसे पूछा गया हुआ है 30 सितंबर 2021 का। तो आप यहाँ पे देखोगे तो मोटा मोटा यहाँ पे पूरे के पूरे 12 महीने नहीं है, अगर आप देखोगे अच्छे से तो ये सीधा देख रहे हो जून 2021 से स्टार्ट हो रहा है, और 30 सितंबर 2021, यानी कि मोटा मोटा जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने। ठीक है, तो 4 महीने का ही आपको टोटल जो है वो देखना है काम। ठीक है, कि क्या होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। अब देखो आपको एक बात तो ये नॉर्मल सी पता ही चल गई होगी कि अभी तक फेयर वैल्यू जो है वो हमारी कम हो रही है। ठीक है, कैरिंग अमाउंट से, यानी कि आपका कैरिंग अमाउंट जो है वो ज़्यादा है और आपकी जो फेयर वैल्यू है वो
कम है, तो इसका मतलब आपने बुक से ज़्यादा रिकॉर्ड कर रखे हैं और अब आपको जो है उसको कम पे लेके आना है, ठीक है। तो ये आप काइंड ऑफ बेसिकली इम्पेयरमेंट देख सकते हो, जो भी देख सकते हो, बट आपको रिटेन अर्निंग पे जो है वो दिखाना है, ठीक है। अब रिटेन अर्निंग का मतलब आप बेसिकली प्रॉफिट पे ले लो। अब आप खुद सोचो, आप खुद समझदार हो, ठीक है। मैं आपको ना एक एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। देखो, एक आपका प्रॉपर्टी मान लो, ठीक है, पीपी मान लो। पहले उसकी वैल्यू थी 50,000, ठीक है, उसकी यूज़फुल लाइफ थी 10 साल, तो हर साल डेप्रिसिएशन लग रही थी 5,000 की, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बढ़ गई, अब 50,000 से मान लो 60,000 हो गई और लाइफ 10 साल ही मान लो, ठीक है। तो अब डेप्रिसिएशन लग रही है 6,000। आपने देखा प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी बढ़ गया। सिमिलरली अगर अमाउंट कम हो जाता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाती है, मान लो 40,000 हो जाती और साल वही रहते, तो अब यहाँ पे देखोगे तो डेप्रिसिएशन क्या हो रही है, कम। अब अच्छे से थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, डेप्रिसिएशन आपका क्या होता है, एक्सपेंस, ठीक है। और अगर आपने एक्सपेंस, देखो मान के चलो आपकी एक्सपेंस जो है वो आप उसमें से रेवेन्यू में से माइनस करते हो, तो यहाँ पे देखो तीनों केस देख लो, आराम से देखो, ठीक है। तीनों केस देखना, मान के चलते हैं रेवेन्यू तीनों केस में 10,000 है, 10,000, 10,000, 10,000, ठीक है। अब पहले केस में हमारा जो रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करा तो प्रॉफिट अगर आप देख लो मोटा मोटा रेवेन्यू में से एक्सपेंस, ठीक है, तो 5,000 का आ गया। यहाँ पे 10,000 थे और आपके एक्सपेंस कितना आ रहा था, 6,000 का, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट आया 4,000 का और यहाँ पे कितना आपका एक्सपेंस बन गया था 4,000 का, तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट आया होगा वो 6,000 का आया होगा। अब आप देखो, खुद देखो, रिटेन अर्निंग का इम्पैक्ट पूछ रहा है तो प्रॉफिट से आप लिंक करके देख सकते हो। जब मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ से बढ़ रही थी, 50,000 से 60,000 हुई, तो प्रॉफिट देखो 5,000 से 4,000 हो गया, तो यानी प्रॉफिट कम हो जाता है, यानी कि रिटेन अर्निंग कम हो जाता है जब मेरी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, एसेट की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पे देखो, मेरी एसेट की वैल्यू 40,000 हो गई, यानी 50 से 40 हो गई, अब एसेट कम हो रहा है और 5,000 से देखो प्रॉफिट 6,000 पे चला गया, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग बढ़ रही है, रिटेन्ड अर्निंग बढ़ रही है, ठीक है। और यही हमारा केस है, हमारी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, तो डिप्रिसिएशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। 1.2 मिलियन था, यानी कि मैं इसको 1200 लिख देता हूँ, 3 जीरो हटा के। अब देखो टोटल 8 साल की लाइफ थी, 8 ईयर्स, ठीक है, तो टोटल 8 ईयर्स। अब आपको इस साल कितना इम्पैक्ट लेना है, 4 महीने का, देख रहे हो, जून से लेके सितंबर तक का, तो चार महीने होते हैं, तो 4 महीने की डिप्रेशन आ गई। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मत भूलना, ये जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80% के साथ। क्यों? क्योंकि हमारा कंट्रोल किस पे है, खाली 80% ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये नहीं कि पूरा 100% ही जो है आप रिटेन अर्निंग में एडजस्ट करोगे, 80%, ठीक है, जितने पे आप कंट्रोल करते हो, तो मल्टीप्लाई 80%, तो बस इसको सॉल्व करो। 1200 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 4 बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 80%, तो ये होता है 40, ठीक है, 40 आपका आंसर होता है। बाकी अब मैंने 3 जीरो हटाए हुए थे तो 3 जीरो और लगा दो, तो 40,000। तो बेसिकली इतने अमाउंट से 40,000 ही अमाउंट है, ठीक है, तो 40,000 अमाउंट से आपकी रिटेन्ड अर्निंग जो है वो क्या होनी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट है भैया, ठीक है। अब हर साल जो है वो आपको जो है वो इतने से रिटेन्ड अर्निंग आपकी बढ़ती रहेगी, हर साल मतलब 4 महीने के हिसाब से रिटेन अर्निंग आपकी बढ़ती रहेगी, ठीक है। देख लो, अच्छे से देख लो, तो कोई भी दिक्कत है रिवाइंड करके देखो, मैं तभी बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ भाई, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में दिक्कत आती है, तो इसलिए अलग अलग एग्जांपल लेके थोड़ा समझाना पड़ता है, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये एग्जांपल देखोगे तो आपको समझ में आएगा, रेवेन्यू उतना ही चल रहा था, बट हमारे एक्सपेंस के हिसाब से कैसा होता है, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट कम होगा, ठीक है, वही चीज़ हो रही है। और प्रॉफिट सीधा सीधा रिटेन अर्निंग से ही पैक करता है, ठीक है। और अगर हमारा एक्सपेंस यहाँ पे देख रहे हो कम हो रहा था, एक्सपेंस कम हो रहा था ना, क्योंकि पहले हम ज़्यादा डेप्रिसिएशन पे करते आ रहे थे, अब आपकी फेयर वैल्यू कम हो गई, यानी कि एसेट की वैल्यू कम हो गई, और जब आपकी एसेट की वैल्यू कम हो गई तो रिटेन अर्निंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और कितने से बढ़ेगी, ये 40,000 के अमाउंट से, ठीक है जी। देख लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कहीं पे भी टेलीग्राम वगैरह पे भी मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी आए तो, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 256। ऑन 1 अगस्त 2027 पेट्रोनिक कंपनी ने परचेज करे हैं 18 मिलियन ऑफ द 24 मिलियन इक्विटी शेयर्स ऑफ सेडोनिक कंपनी। देखो पी ने इसको एक्वायर करा है और यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं दी हुई, देखो निकाल सकते हो आप। टोटल सेडोनिक कंपनी जिसको हमने एक्वायर करा है उसके पास $24 मिलियन के शेयर थे, मतलब 24 मिलियन शेयर थे, जिसमें से 18 मिलियन हमने एक्वायर कर लिए। तो क्या आप इससे नॉर्मल परसेंटेज नहीं निकाल सकते, देखो टोटल है 24, जिसमें से 18 आपने एक्वायर कर लिए, अब परसेंटेज निकालने तो उसको मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो 18 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 100 ये होता है 75। तो इसका मतलब क्या होगा, आपने 75% एक्वायर कर लिया,
ईजी सिंपल बेसिक मैथ्स। ठीक है जी, तो आपने 75% एक्वायर करा है इस कंपनी को, और आपने 18 मिलियन शेयर्स जो है वो परचेज करे हैं। जो एक्विजिशन थी वो थ्रू अ शेयर एक्सचेंज ऑफ 2 शेयर्स इन पेट्रोनिक कंपनी फॉर एवरी 3 शेयर्स, यानी कि हर 3 के बदले 2, यानी कि ये आपकी इक्वेशन बन गई 2 4 3। ठीक है, द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इन पेट्रोनिक कंपनी एट 1 अगस्त 2017 वॉज $5.75। तो ये आपको शायद से एनसीए वगैरह के लिए, या फिर देखते हैं ये शेयर्स आपने दिया ना, हाँ, तो इसके लिए भी 5.75 दिया हुआ है। ठीक है, 5.75 विल ऑल्सो पे इन कैश ऑन 31 जुलाई 20x9। 2 साल बाद एक्विजिशन के आप जो है वो इतना पे कर रहे हो कैश में। ठीक है जी, 2.42 पर एक्वायर्ड शेयर ऑफ सेडोनिक कंपनी। ठीक है, तो जितना भी आपने 2.42 के हिसाब से पे किया है, आप उसको 2 साल बाद पे करना है, तो इसको आप प्रेजेंट वैल्यू पे भी लाना पड़ेगा। और वो यस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपको दिया हुआ है 10% पर एनम है। आपको बताना है क्या, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन एट्रीब्यूटेबल टू पेट्रोनिक कंपनी फॉर द एक्विजिशन ऑफ सेडोनिक, मतलब आपने जब भी, मतलब कंसिडरेशन बेसिकली आपको बतानी है कितनी दी है। तो देखो, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटाएंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बेसिक बेसिक देखो, एक तो आपको 10% का इंटरेस्ट रेट याद रखना है। एक 18 मिलियन आपने एक्वायर करें, 18 मिलियन ऑफ द 24 मिलियन टोटल थे। ठीक है, तो 75% आपने एक्वायर करें हैं। और बाकी शेयर एक्सचेंज था 243 और मार्केट प्राइस उस टाइम था 5.7। तो पहले मैं जो है वो इसकी शेयर्स की कंसिडरेशन निकाल लेता हूँ कि आपकी शेयर्स की कंसिडरेशन कितनी आएगी। आपने कितने एक्वायर करे थे, देख रहे हो यहाँ पे अच्छे से वर्ड पढ़ लो। एक्विजिशन वाज थ्रू अ शेयर एक्सचेंज ऑफ 2 शेयर्स इन पेट्रोनिक, यानी कि पेरेंट की कंपनी में, फॉर एवरी 3 शेयर, यानी कि 2 for 3। और उस टाइम मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जो था वो कितना था, 5.75। बस आपने एक्वायर कितने करे थे, 18 मिलियन। ठीक है, 18 मिलियन आपने एक्वायर करे, 2 for 3 आप दे रहे हो, और उस टाइम आपकी शेयर्स की वैल्यू कितनी थी, 5.75। अब देखो ये 18 इंटू 2/3 क्या है, इससे आपको शेयर्स पता चल जाएंगे, ये शेयर्स की कंसिडरेशन। ठीक है, कि आपने कितने शेयर्स दिए। ठीक है, अब शेयर्स को जब आप उसके मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल डॉलर्स में वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 18 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5.75, ये होता है 69। ठीक है, तो 69 मिलियन का, यानी कि आपने शेयर का कंसिडरेशन किया है। ठीक है, अब 69 मिलियन को आप कैसे लिख सकते हो, 69,000, आगे वो 3 जीरो और लगा दो। ठीक है, तो आप इसको ऐसे तरीके से लिख सकते हो 69 मिलियन। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए 69 मिलियन रहने देते हैं। इसके अलावा मैंने एक डेफर्ड कंसिडरेशन भी देखा है 2 साल बाद। ठीक है, 2 साल बाद आपने कहा है कि आप कैश पेमेंट करोगे 31 जुलाई 2019 को, और अभी आप पे कर 2017 को रहे हो, 2 साल बाद। ठीक है, अब इसका भी आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना पड़ेगा, बट किसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालोगे। ठीक है, 10% आपको दिया हुआ है, और आपने क्या किया, 2.42 पर एक्वायर्ड शेयर, और आपने एक्वायर कितने करे हैं, 18 मिलियन शेयर्स। ठीक है, सीधा सीधा देखो, आपने 18 मिलियन शेयर्स एक्वायर करे हैं, तो आपने हर 18 मिलियन शेयर के बदले जो है वो 2.42 जो है वो पैसे दिए हैं, 18 मिलियन, और मल्टीप्लाई इसको करेंगे 2.42। ठीक है, पर एक वाइट शेयर ऑफ सेडोनिक कंपनी, और उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 10%। तो अब आप इसको कैसे निकालते हो, पहले इसको अमाउंट निकाल लेते हैं कि आप कैश कितना देने वाले हो। 18 मल्टीप्लाई बाय 2.42 तो होता है 43.56। ठीक है, ये आपका अमाउंट होता है, मिलियंस में ही आ रहे हैं। ठीक है, 43.56 मिलियन, 43.56 मिलियन, ये आपका डेफर्ड कंसिडरेशन निकाला गया है। लेकिन ये कब का है भाई, ये डेफर्ड कंसिडरेशन 2 साल बाद पे करना है। और मैंने आपको क्या बताया था, जो भी आपका अमाउंट होता है उसमें ऐसे कर लो 1 प्लस जो भी आपका रेट होता है पावर में n। ठीक है, तो ये 43.56 और अपॉन में 1, आपका रेट कितना है, 10%। 10% को आप बेसिकली 0.1 लिख सकते हो, 0.1, और पावर n, कितने साल, 2 साल। ठीक है, 2 साल आपको जो है वो दिया होता है, 2 years आफ्टर, तो 2 साल यहाँ पे कर दिया। 43.56 अपॉन में 1.1 का स्क्वायर, तो 1.1 का स्क्वायर, तो बेसिकली यार देखो ऐसे 1.1 का स्क्वायर क्या करोगे, कैलकुलेटर 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1, तो ये 1.21 आ जाएगा। ठीक है, और ये 43.56, बस अब इसको सॉल्व कर दो। 43.56 डिवाइडेड बाय 1.21, तो ये आ गया 36, सीधा सीधा 36, कोई भी राउंड ऑफ नहीं, 36 मिलियन। बस मेरा काम हो गया यार। देखो, मैंने एक चीज़ निकाल ली थी, शेयर कंसिडरेशन 69 मिलियन की, और एक मैंने निकाल लिया जी अपना 36 मिलियन का ये वाला कंसिडरेशन, डेफर्ड कंसिडरेशन। बस टोटल मैंने कितने कंसिडरेशन पे करे, एक मैंने शेयर कंसिडरेशन दिया और एक मैंने डेफर्ड कंसिडरेशन। शेयर था 69 मिलियन का और ये था 36 मिलियन का, तो टोटल कर दो, आपको टोटल कंसिडरेशन पता चल जाएगी। 69 प्लस 36, ये होता है 105 मिलियन का आपके पास आ गया जी आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें अभी तक क्लियर हो रही होंगी एकदम बढ़िया तरीके से। मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एकदम आसान लैंग्वेज में, भाषा में समझा ही दूँ। ठीक है, बट स्टिल आपको हो सकता है यार कोई दिक्कत आए, क्योंकि मुश्किल लगता है बहुत से लोगों को ये, तो फिर आप बार बार रिपीट करके अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, यही तो फ़ायदा है यार ऑनलाइन का।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 257, ऑन 1 अप्रैल 20x0 मतलब 2010 मान लो, ठीक है। पी कंपनी ने एक्वायर करे 75% ऑफ एस कंपनी इक्विटी शेयर्स बाय मीन्स ऑफ अ शेयर एक्सचेंज एंड एडिशनल अमाउंट पेबल ऑन 1 अप्रैल 2011। वही मतलब डेफर्ड कंसिडरेशन आपका आ गया। ओके नहीं, डेफर्ड नहीं, दैट वाज कंटिंजेंट, कंटिंजेंट कंसिडरेशन आ गया इसका मतलब। ओके नाइस, अभी तक डेफर्ड दे रहे थे, अब कंटिंजेंट दे दिया। अपॉन द पोस्ट एक्विजिशन परफॉर्मेंस ऑफ स्टैंडर्ड कंपनी, आपको बताएं डेफर्ड कंसिडरेशन और डेफर्ड में आगे कहते हैं कि हम आगे जाके देंगे, मतलब प्रॉमिस वादा कर दिया। कंटिंजेंट में क्या कहते हैं कि अगर तुमने कुछ ऐसा करा, जैसे इस कंपनी को अगर तेरे प्रॉफिट 10 मिलियन से ज़्यादा हुए तो ही हम ये पैसे देंगे, वरना नहीं देंगे, ऐसा कुछ शर्त वर्त रख दी, ठीक है। तो कंटिंजेंट था पोस्ट एक्विजिशन परफॉर्मेंस ऑफ स्टैंडर्ड कंपनी, तो मतलब अगर उसके बाद में जो पोस्ट एक्विजिशन निकालते हैं उसके बेसिस पे जो था कि हम बाकी का अमाउंट पे करेंगे नहीं करेंगे। ओके, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन जो पी कंपनी है उसने असेस किया फेयर वैल्यू ऑफ दिस कंटिंजेंट कंसिडरेशन एट 4.2 मिलियन। तो जो एक्विजिशन के टाइम पे कंटिंजेंट कंसिडरेशन था वो 4.2 मिलियन था, बट 31 मार्च 2011 को, ठीक है, हमने कब करा 1 अप्रैल को, और जब 31 मार्च यानी कि 1 साल बाद रिपोर्टिंग टाइम पे, इट वॉज क्लियर दैट द अमाउंट टू बी पेड विल बी ओनली 2.7 मिलियन। एक्वेशन के टाइम पे सोचा था कि भैया आपको कितना पे करना पड़ेगा, 4.2 मिलियन, बट अब साल खत्म होते होते पता चला कि आपको खाली 2.7 मिलियन का ही पे करना है, ठीक है। मतलब उसके जो है वो थोड़े प्रॉफिट वगैरह शायद ख़राब होंगे, इसलिए आपको थोड़ा कम अमाउंट पे करना है। यूजिंग द ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन बिलो डेमोन्स्ट्रेट हाउ पी कंपनी वुड अकाउंट फॉर दिस 1.5 मिलियन एडजस्टमेंट। 1.5 मिलियन की एडजस्टमेंट समझ रहे हो कहाँ पे हो रही है? ये 4.2 से 2.7 हो गया ना, ये 1.5 मिलियन का ही गैप है। तो ये 1.5 मिलियन की एडजस्टमेंट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 31 मार्च 2011 पे कहाँ दिखाएंगे, मतलब क्या डेबिट क्या क्रेडिट करने वाले, लाइबिलिटी गुडविल रिटेन अर्निंग में। अब देखो, मैं आपको जो है वो मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सा है। देखो हम खड़े हैं यहाँ पे, हमारा टाइम है 1 अप्रैल को, ठीक है, और हमारा ईयर एंड जो है वो 31 मार्च को हो रहा है। बाकी कितना है, x0 x1, ठीक है, x0 x1। इस टाइम पे हमारे को लग रहा था कि हमारी कंटिंजेंट कंसिडरेशन जो है वो कितनी होने वाली है, 4.2 मिलियन की। तो हमने क्या किया होगा, बेसिकली P&L को डेबिट कर दिया होगा, और हमारी जो कंटिंजेंट कंसिडरेशन है उसको क्रेडिट कर दिया होगा 4.2 मिलियन से, ठीक है। ये आपने एंट्री कर दी होगी 1 अप्रैल के टाइम पे। बट अब जब आपका ईयर एंड आया तो आपको पता चला कि भैया नहीं, अब आपको जो है वो खाली कितनी पे करनी है, 2.7 मिलियन, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे मतलब नॉर्मल तरीके से हम जैसे रेक्टिफिकेशन करते थे ना, वैसे टाइप में आप समझ सकते हो। देखो अब आपको पता चला कि आपकी कंटिजेंट कंसिडरेशन कितनी है, खाली 2.7 मिलियन की। तो आपको एंट्री क्या करनी चाहिए थी, P&L को डेबिट करना चाहिए था और कंटिजेंट कंसिडरेशन को क्रेडिट करना चाहिए था 2.7 मिलियन से। तो ये आपकी एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है, ये आपको एंट्री करनी चाहिए थी, बट आपने जो है वो ये रिकॉर्ड कर दी। तो अब आप सही करने के लिए क्या कर सकते हो, दोनों को चेंज कर दो। अब देखो आपको P&L डेबिट करना था 2.7 से, तो आप P&L को 2.7 से ही डेबिट करने वाले हो, ठीक है। तो आपने कर दिया लेकिन 4.2 मिलियन से, यानी कि आपको P&L को ज़्यादा दिखा दिया, डेबिट कर दिया ज़्यादा से, कितने से, दोनों का गैप देख लो 1.5। तो आप P&L को आप क्रेडिट कर दोगे, तो P&L अब आपका हो जाएगा क्रेडिट। आपको कंटिजेंट कंसिडरेशन को 2.7 मिलियन से क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन आपने क्या कर दिया, 4.2 मिलियन से क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब आपने ज़्यादा से क्रेडिट कर दिया। तो अब क्या कर दो, ज़्यादा से क्रेडिट कर दिया तो अब इसको उल्टा करने के लिए डेबिट कर दो। कितना, दोनों के बीच में अमाउंट देख लो, 4.2 माइनस 2.7 1.5। तो कंटिजेंट कंसिडरेशन आपकी हो जाएगी डेबिट, और P&L हो जाएगा क्रेडिट। कितने अमाउंट से, 1.5 मिलियन से, 1.5 और 1.5, ठीक है। ये बेसिक बच्चों वाली जो रेक्टिफिकेशन थी वो हमने करी है, ठीक है। तो कंटिजेंट कंसिडरेशन आपकी जो है वो बेसिकली लाइबिलिटी होता है, और ये जो P&L होता है वो आपका क्या जाएगा, रिटेन अर्निंग में, ठीक है। क्योंकि ये आपका यहाँ पे देख रहे हो रिटेन अर्निंग में इम्पैक्ट पूछ रहा है, तो रिटेन अर्निंग का इम्पैक्ट, क्योंकि यहाँ पे रिटेन अर्निंग है गुडविल का, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं जाने वाला। और एक आपकी करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। तो मतलब यानी कि आपकी जो ये आपने बनाया है कंटिजेंट कंसिडरेशन, देख रहे हो ना, 1 साल बाद ही तो पे करना था, 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया, ठीक है। तो 1 साल बाद की परफॉर्मेंस के हिसाब से था, यहाँ पे लिखा है 1 साल के बाद, दैट वाज कंटिंजेंट अबाउट द पोस्ट एक्विजिशन परफॉर्मेंस, ठीक है। और आपने जो है वो कुछ मतलब नहीं देखा, ठीक है। और नॉन करंट लाइबिलिटी का जिक्र करा नहीं है, तो मतलब करंट लाइबिलिटी होगी। तो आपको क्या करना है, करंट लाइबिलिटी को डेबिट कर दो, रिटेन अर्निंग को क्रेडिट कर दो, ठीक है। क्योंकि आपने लाइबिलिटी को ज़्यादा से दिखा दिया था भाई, और आपकी लाइबिलिटी कम थी, तो लाइबिलिटी को कम करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। और आपका जो रिटेन अर्निंग है P&L वो हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। और ये उसका रिटेन अर्निंग है तो इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, P&L लिया होता तो P&L क्रेडिट कर देते, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 258। क्रैश कंपनी ने एक्वायर करे 80% ऑफ बैंक कंपनी, सी ने बी को एक्वायर करा है 80%, ठीक है, 100,000 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर 8 मिलियन, ओ 800,000, ठीक है। व्हेन द रिटेन अर्निंग को बैंक बर इतना, ठीक है। मतलब आपको सीधा यहाँ पे जो है थोड़ा एक्विजिशन और रिटेन अर्निंग का अच्छे बनाना पड़ेगा रिपोर्टिंग का।
बैंक कंपनी के पास इंटरनली डेवलप्ड कस्टमर लिस्ट भी है विच हैज़ बीन इंडिपेंडेंटली वैल्यूड एट 90,000। इंटरनली डेवलप्ड है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। द डायरेक्टर्स ऑफ क्रैश कंपनी आर डिसाइडिंग वेदर टू रिकॉग्नाइज एनसीआई एट फेयर वैल्यू और इट शेयर ऑफ द नेट एसेट ऑफ बैंक कंपनी। तो वो सोच रहे हैं भैया फेयर वैल्यू पे करें या शेयर के हिसाब से करें। द फेयर वैल्यू ऑफ द एनसीआई इन बैंक कंपनी वो जस्ट टू बी, तो आपको फेयर वैल्यू दे दी सीधा सीधा। और इसके बाद वट वॉज द गुडविल अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन ऑफ बैंक कंपनी। अगर एनसीए को मेजर किया जाए फेयर वैल्यू पे और एज प्रोपोर्शनेट शेयर, मतलब आपको जो है वो फेयर वैल्यू पे और प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट दोनों के हिसाब से जो है वो बताना है कि गुडविल कितनी आने वाली है। यानी कि आपके गुडविल के कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े भैया चेक करने वाले हैं, फुल गुडविल और प्रोपोर्शनेट दोनों। अब देखो इसको मैं सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आ जाता हूँ और गुडविल का मेथड है आपका नॉन, दोनों के मेथड जो है वो जो है वो करने हैं आपको, फेयर वैल्यू मेथड भी यानी कि फुल गुडविल मेथड भी और प्रोपोर्शनेट मेथड भी, ठीक है। तो दोनों को हम यहाँ पे साइड बाय साइड कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। और एक काम भी वो करना होता है, आपको पता है कि एक नेट एसेट का पैकेट चाहिए होता है हमें, नेट एसेट एट एक्विजिशन, नेट एसेट एट एक्विजिशन, नेट एसेट एट एक्विजिशन। आपको ये तो चाहिए होता है क्योंकि आपको पता है फुल गुडविल हो या फिर आपका प्रोपोर्शनल मेथड हो, आपको जो है वो इसको तो नेट एसेट को जो है वो माइनस करके दिखाना ही पड़ता है, ठीक है। तो मेरे को एक नेट एसेट एट एक्विजिशन का जो है वो चाहिए होगा पूरा कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो क्या क्या चीज़ें जो है मेरे को दी हुई हैं एक्विजिशन के टाइम पे। और ये जो नेट एसेट का ये जो बनता है पूरा, ये बनता है सब्सिडरी के लिए, सब्सिडरी का, ठीक है। तो सब्सिडरी के हिसाब से देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो उसके पास शेयर कैपिटल है, कितने का, पूरे कितने ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, 100,000। अब यहाँ पे कुछ गलती मत करना कि 100,000 को 80% मल्टीप्लाई करके 80,000 शेयर्स आ जाए, नहीं। सब्सिडरी टोटल शेयर्स कितने हैं, ठीक है, एक्विजिशन के टाइम पे, तो पूरे पूरे 100,000, ठीक है। ये हो गया आपका शेयर कैपिटल। उसके बाद आपको जो है वो एक्विजिशन के टाइम पे रिटेन अर्निंग भी दी है 5,70,000, आपके पास रिटेन अर्निंग हो गई 5,70,000। इसके बाद आपको एक कस्टमर लिस्ट दिया हुआ था जो कि इंडिपेंडेंटली वैल्यूज है 90,000 का। अब जब इंडिविजुअल में होगा इस कंपनी तो आपको पता है इंटरनली जनरेटेड जो भी आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। लेकिन जब कंसोलिडेशन हो रहा होता है तो हम ये सारी चीज़ों को जिंदा करते हैं और एक्विजिशन पे इसको भी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, और इसकी फेयर वैल्यू कितनी थी, 90,000। तो मैं इसको भी रिकॉर्ड करूँगा कस्टमर लिस्ट को, कस्टमर लिस्ट, तो ये है आपकी 90,000 की। और बस इससे आपका जो है वो नेट एसिड का जो सारी वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी 670, और ये हो गया आपका 760, तो 7,60,000, 7,60,000 आपका आ गया नेट एसिड एट एक्विजिशन, ठीक है। बस आपका ये आ गया, बस अब आपको जो है वो फॉर्मूले में चीज़ें डालनी है, ठीक है। आपको एक COI यानी कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको सीधा सीधा दी हुई है, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 8 लाख आपने ऑर्डिनरी शेयर्स कितने के लिए थे, 8 लाख के, ठीक है। तो आपको 8 लाख COI भी दिया हुआ है। बस अब आपको जो है वो क्वेश्चन करना है, एक होता है फुल गुडविल और एक होता है आपका प्रोपोर्शनेट मेथड, ठीक है। दोनों का अगर मैं आपको यहाँ पे, चलो फॉर्मूले लिख देते हैं। एक होता है COI, जब फुल गुडविल मेथड होता है तो आप एक तो COI लेते हो प्लस उसमें जो भी फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई होती है, ठीक है, एट एक्विजिशन के टाइम पे उसको ऐड कर देते हो, माइनस जो भी आपके नेट एसेट होते हैं एट एक्विजिशन, ठीक है, उसको माइनस कर देते हो। तो COI आपको मैंने अभी बताया 8 लाख की है, मैंने क्या बताया, क्वेश्चन ने बता दिया, ठीक है, कि 8 लाख की है। उसके बाद फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एक्विजिशन कितनी निकाली है अभी अभी हमने, वो एक सेकेंड, वो हमने निकाली तो नेट एसेट है ना, फेयर वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है आपको क्वेश्चन में। फेयर वैल्यू देखो, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई जो है वो 2,20,000 की, ठीक है। तो ये हो गई 2,20,000, 2,00,000, एक सेकेंड, 2,20,000, ठीक है। और नेट एसेट एक्विजिशन हमने ऊपर निकाले हैं अभी अभी 8 लाख के, एक सेकेंड, 8 लाख की नहीं, 7,60,000 की, 760,000, ठीक है, 760,000 ये जो हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा। तो बस इससे आपका जो है वो आंसर आ जाएगा फुल गुडविल से। तो 800 प्लस 220 माइनस 760 जो होता है 260, 2,60,000, 2,60,000, ये जो है वो मेरा आंसर आ गया जी फुल गुडविल से 2,60,000, ठीक है। तो गुडविल में हमारी फुल गुडविल अगर मैं यूज़ करता तो मेरा आता इतना आंसर, ठीक है। इसके बाद मैं करता हूँ प्रोपोर्शनेट मेथड यूज़। तो यहाँ पे COI तो वही सेम ही आता है, ठीक है। COI तो आप वही लिखोगे जितना था 8 लाख का। बस यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एक्विजिशन की जगह हम क्या करते हैं, जो एस कंपनी का नेट एसेट का एक्विजिशन का टाइम का पैकेट है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी इसका परसेंटेज होता है एनसीआई का, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका जो नेट एसेट एक्विजिशन था वो 7,60,000 था, ठीक है जी, 7,60,000। लेकिन प्रोपोर्शनेट मेथड में इसको प्रोपोर्शन पता है, प्रोपोर्शनेट कर देते हैं। तो हमने कितना एक बार करा था 80%,
तो एनसीआई के पास कितना होगा 20%, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20% से, तो 7,60,000 को मल्टीप्लाई करा 20% तो होता है 152,000। तो बस इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। एस कंपनी के नेट एसेट एट एक्विजिशन को मल्टीप्लाई करेंगे जो भी इसका एनसीए का परसेंटेज है जो कि 20% है, तो ये आ गया 1,52,000। बस इसमें से माइनस कर दोगे वही आप जितना जो है आपकी जो भी आपने एडजस्टमेंट वगैरह करी थी बेसिकली फेयर वैल्यू ऑफ मतलब यही 7,60,000 टोटल, ठीक है। इसको जो है आप माइनस कर दोगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो भी टोटल थी ना फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन, तो आप इसको पूरा माइनस कर दोगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन। बेसिकली ये जो यहाँ पे भी माइनस कर रहा था माइनस यहाँ पे भी होगा, ठीक है, 7,60,000। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 800 प्लस 152 माइनस 760 192। तो देख लो यार, जब आप फुल गुडविल यूज़ कर रहे थे तो आपका 2,60,000 आ रहा था, जब प्रोपोर्शनेट मेथड यूज़ कर रहा था आपका आ गया 1,92,000, ठीक है। दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, COI सेम जाता है, नेट एसेट एक्विजिशन सेम माइनस होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस आता है ये फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए यहाँ पे आप एक्विजिशन की ले लेते हैं टोटल जो आपको दी हुई है, और यहाँ पे हमने कैसे निकाली है इस कंपनी के नेट एसेट लिए और उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके एनसीए के परसेंटेज के साथ, तो वो आपके पास आ गया, ठीक है। इसको अच्छे नज़र से देख लो एक बारी कि मतलब क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको आप थोड़ा सा रिपीट करके भी अच्छे तरीके से देख सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 259, टेजर कंपनी का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ टेजर कंपनी जो है वो पेरेंट कंपनी है, एक्वायर कर रहा है उसने लो डाउन कंपनी को, एक अनकॉर्पोरेटेड एंटिटी फॉर $2.8 million, ठीक है। तो COI दिया हुआ है फेयर वैल्यू एक्सरसाइज परफॉर्म्ड ऑन लो डाउन कंपनी नेट एसेट एट द डेट ऑफ परचेज शोड। जब आपको पता ना कि सब्सिडी को एक्वायर करने के बाद मैंने आपको बताया कि फेयर वैल्यू पे लानी होती है सारी चीज़ें, तो PP ये सारी चीज़ें आपको मतलब दे दी गई हैं, ठीक है। आपको बताना क्या है, हाउ शुड द परचेज ऑफ लो डाउन बी रिफ्लेक्टेड इन टेजर कंपनीज कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, सबसे बड़ी बात, आपने जो एक्वायर करा है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी 2.8 बिलियन, यानी कि आपने भैया का अगर 3 0 उठा के बात करो 2,800 आपने लिया, आपने 2,800 का, लेकिन उनके सारे अगर आप नेट एसेट्स की वैल्यू देखोगे तो 4,000 यानी कि 4 मिलियन की बन रही है। तो सीधा सीधा मेरे को ये दिख रही है कि यार उनकी कंपनी की वैल्यू ज़्यादा है और आपने जो है वो कम में एक्वायर कर लिया, और ये केस किस चीज़ का होता है यार, आपका गेन ऑन बार्गेन परचेज, ठीक है, याद करो गेन ऑन बार्गेन परचेज, ठीक है। ये जो है वो सिंपल वर्ड होता है। आपको पता है कि जब भी हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं कि गुडविल हमारा जो एक्स्ट्रा अमाउंट आता है वो हम गुडविल के हिसाब से बांट देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप खुद देखो यार, यहाँ पे फेयर वैल्यू सारी चीज़ों की कितनी है 4,000 यानी कि 4 मिलियन, और हमने खरीद कितने में लिया 2800 में यानी कि 2.8 मिलियन में। इसका मतलब सीधा सीधा आपको ये जो 1,200 का क्या हो गया है गेन ऑन बार्गेन परचेज, जिसको आप नेगेटिव गुडविल भी कहते हो। इसको अच्छे तरीके से आप SBI में जब क्वेश्चन करोगे ना आगे बढ़ के तो आपको अच्छे से पता है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते गेन ऑन बार्गेन परचेज के, बट स्टिल इसको क्या कहा जाता है यार कि ये आपने मतलब अपनी कमाई से या जैसे भी करके आपने अपनी मेहनत से जो है वो फर्म को जो है वो खरीदा सस्ते में, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा थी लेकिन आपको सस्ते में मिल गई, तो ये आपका फ़ायदा है, ठीक है। तो आप इसको सीधा सीधा PNL में गेन की तरह जो है वो बुक कर लेते हो, ठीक है। तो बस आपको जो है उसको PNL में गेन की तरह बुक कर लोगे, नेट एसेट को रिकॉर्ड कर दोगे और PNL को आप क्रेडिट कर दोगे जितना भी आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है। 1,200 का गेन हुआ है ना, तो बस 1,200 का गेन PNL में डाल दो। रिकॉर्ड द नेट एसेट एट द कैरिंग अमाउंट शोन अबव एंड क्रेडिट PNL विथ 1.2 मिलियन। तो बस यही जो है आपको करना है, क्योंकि PNL को ही तो क्रेडिट करना है कि वो मैंने आपको बताया था 1.2 मिलियन से, तो पहली स्टेटमेंट सही लग रही है। रिकॉर्ड द नेट एसेट एट कैरिंग अमाउंट शोन अबव, ठीक है, एंड क्रेडिट टीजर नहीं कंसोलिडेटेड गुडविल को कभी भी नहीं हमने क्रेडिट नहीं करना। आपने कभी ये देखा है कि आपका एसेट जो है वो नेगेटिव में लिखा आ रहा है, नहीं ना, तो ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। डी रिकॉग्नाइज द आइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल एसेट, रिकॉर्ड द रिमेनिंग नेट एसेट, नो 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 नो, ये चीज़ें आपको नहीं करनी। रिकॉर्ड द परचेज एज अ फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट एट 2.8 बिलियन, नो। आप ये इसको फाइनेंशियल एसेट कैसे ट्रीट कर सकते हो भैया, आपकी सब्सिडरी है, इसको फाइनेंशियल एसेट थोड़ी ट्रीट करोगे, ठीक है। वो IFRS 9 वाले फाइनेंशियल एसेट लाइबिलिटी की डिफाइन याद करना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन पहले वाला ही सही हो जाने वाला है, ठीक है। ये आपका गेन ऑन बार्गेन परचेज है तो इसलिए सीधा सीधा PNL में क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 260, इसमें कह रहा है भैया प्रैट कंपनी जो है वो एक्वायर करें 2 सब्सिडरी, यानी कि P कंपनी है, इसने 2 सब्सिडरी को एक्वायर करा है ईयर एंड 31 दिसंबर 2025। प्रैट कंपनी जो है वो वैल्यू करती है NCI एट फेयर वैल्यू, ओके।
1 जनवरी 2025 को यानी कि अगले दिन प्रैट कंपनी ने एक्वायर करे हैं 80% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ सैम कंपनी के 80%। और गुडविल जो थी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज करेक्टली कैलकुलेटेड एट 20,000, ठीक है जी। और जो गुडविल ऑफ सैम कंपनी वाज नॉट इम्पेयर्ड, कोई इम्पेयरमेंट नहीं आई थी, ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025 को। ओके, और ये 31 दिसंबर और 1 जनवरी, तो ये ईयर का स्टार्ट है और ये ईयर का एंड है, ठीक है जी। इन रिव्यूइंग द फेयर वैल्यू ऑफ सैम कंपनी नेट एसेट एट एक्विजिशन, जो पी की कंपनी थी, उन्होंने कंक्लूड करा कि जो पीपीई है उसकी रिमेनिंग लाइफ जो 5 साल की बची हुई है, हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 5,000 इन एक्सेस। हमने जो है वो रिड्यूस क्या करा था यहाँ पे, एक्सेस ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट, ठीक है। रिमेनिंग 5 साल बच गया तो उसकी जो फेयर वैल्यू है वो 5,000 ज़्यादा है उसके कैरिंग अमाउंट से, यानी कि उल्टा केस है। हमने मान लो 2,000 में दिखाई हुई है, ठीक है, और लेकिन इसकी फेयर वैल्यू 5,000 ज़्यादा है, तो 2,000 का 5,000 ज़्यादा क्या होगा, 7,000, ठीक है। तभी तो इन दोनों के बीच में 5,000 का फ़र्क आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि फेयर वैल्यू ज़्यादा है और आपने एसिड कम से रिकॉर्ड करना पड़ा। अब आपको एसिड की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, और एसिड बढ़ाओगे तो रिटेन अर्निंग पे इम्पैक्ट आप जानते हो क्या होगा, उल्टा, ठीक है। तो बट अब इसमें देखते हैं पूछ क्या रहा है वैसे आगे। 1 अप्रैल 2025 को, 1 अप्रैल डेट इंपॉर्टेंट है, पी कंपनी ने एक्वायर किया 75% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ टेट कंपनी। ओके, गुडविल एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वॉज करेक्टली कैलकुलेटेड इतनी। 31 दिसंबर ईयर एंड जो आता है उसमें गुडविल जो है वो इम्पेयर हुई है 40% से। ओके, सैम कंपनी मतलब एसओटी दो आपकी सब्सिडरी हैं। ये तो पूरी स्टार्टिंग से चलती आ रही है। ये जो टी कंपनी है वो आपने जो है वो एक्वायर करी है बीच में 1 अप्रैल को, ठीक है। इसके बाद सैम कंपनी हैज़ नॉट इनकॉर्पोरेटेड दिस एडजस्टमेंट इनटू इट्स इंडिविजुअल, मतलब अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट नहीं डाला। और व्हाट इज़ द टोटल चार्ज टू ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में आपको बताना है 31 दिसंबर 2025 को क्या जाएगा, ये सारी एडजस्टमेंट के बाद। अच्छा क्वेश्चन है यार, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको यार वही डेप्रिसिएशन वाला तरीका समझ में, आपको जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में वही सेम चीज़ आ गई है। जो पीपी वाली चीज़ थी, ठीक है, 5 साल की रिमेनिंग लाइफ थी और उसकी फेयर वैल्यू 5,000 ज़्यादा थी अपने कैरिंग अमाउंट से। इसका मतलब आपका जो एसेट है अब वो ज़्यादा से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो आपकी रिटेन अर्निंग जो है वो बेसिकली कम हो जाएगी, ठीक है, रिटेन अर्निंग आपकी कम हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज होगा, यानी कि आपको चार्ज ही तो बताना है ना बेसिकली। तो अब आपको वो वाला अमाउंट निकालना पड़ेगा। हमने वो कैसे निकाला था, जितना अमाउंट ज़्यादा था यानी कि 5,000 ज़्यादा है, पिछली बारी कम था, यहाँ पे ज़्यादा है, तो 5,000 अमाउंट लो। टोटल यूजफुल लाइफ उसकी कितनी थी, 5 साल, तो इसकी 5 साल, ठीक है। और ये आपने पूरे साल चल रही है, देख रहे हो, ये किसकी बात हो रही है, सैम कंपनी की। और सैम कंपनी को हमने पूरे मतलब पूरे साल के लिए एक्वायर करा हुआ है, देख रहे हो, सैम कंपनी को 1 जनवरी पूरे साल का है, तो डेप्रिसिएशन पूरे साल की लगेगी, ठीक है। 5,700 पूरे साल की लग जाएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखो कि हमने सैम कंपनी को एक्वायर करा है 80%, तो हम 80% ही बुक कर सकते हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन 80%। तो कितना आ जाएगा यार, ये 1,000 को 80% कर रहे हो तो 800। तो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपका एक चार्ज होगा आपके रिटेन अर्निंग के अंदर। इसके बाद आपका जो दूसरी कंपनी थी यार, आपकी टेट कंपनी, उसमें देख रहे हो 1 अप्रैल को एक्वायर करी थी और इसमें इम्पेयरमेंट का सीन आ गया था। तो इसमें आपको ये नहीं है कि यार 1 अप्रैल से सीन है, 31 दिसंबर है, तो आपको इस पर जो है पोर्शनमेंट करना पड़ेगा, जो 9 महीने का आता है वो इम्पेयरमेंट में नहीं करते, ठीक है, वो डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन में करते हैं। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है यार, वो सीधा सीधा आपकी वैल्यू गिर गई। अब एकदम से वैल्यू गिर गई तो उसका पोर्शनमेंट क्या करोगे, ठीक है, तो आपकी पूरे साल से रिलेट करेगा। 50,000 का आपका गुडविल था, 40% से इम्पेयरमेंट हो गया, तो 50,000 आपका जो है वो इम्पेयरमेंट 40% से इम्पेयरमेंट हो गया, तो इम्पेयरमेंट का अमाउंट आ गया सीधा 20,000। ये 20,000 जो है आपका इम्पेयरमेंट हो जाएगा। लेकिन 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 इसमें आपको जो है वो शेयर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपके पेरेंट कंपनी, जो कि आपने कितना एक्वायर करा है 75%, ठीक है। तो खाली इतना ही अमाउंट तो रिटेन अर्निंग में चार्ज करोगे ना यार, पूरा पूरा थोड़े कर लोगे, बाकी एनसीए पे जाएगा। तो 20,000 का 75%, तो ये 15,000, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 75%, यस 15,000, ठीक है। तो एक आपका इम्पेयरमेंट का अमाउंट चला गया और एक आपका चला गया डेप्रिसिएशन का, तो 15,000 और 800, 15,800। ओके जी। और दोनों आपके चार्ज हैं, यानी कि आपकी जो प्रॉफिट को है वो कम करेंगे, क्योंकि एक तो वैल्यू बढ़ी थी तो उससे डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, और एक आपकी इम्पेयरमेंट, ठीक है। इसको अपोर्शन नहीं करते, याद रखना, कभी बता 9/12 कर दो। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है, एकदम सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसिड। तो अगर एकदम से ही वैल्यू एसिड की गिर रही है तो उसको अपोर्शनमेंट करके क्या दिखाओगे, ठीक है। तो 15,800 जाएगा आपका कंसोलिडेट में, यानी कि, ठीक है। आगे चलते हैं 261। पी कंपनी ने जो है वो ओन करती है 60% ऑफ इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस कंपनी फॉर मेनी ईयर्स, काफ़ी टाइम से करती आ रही है।
31 अक्टूबर 2017 को जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें ये चीज़ें हैं, ठीक है, एस और पी की। करंट एसेट करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। किसी के पास भी बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं था 31 अक्टूबर को। पूरे ईयर एंड में पी कंपनी ने 100,000 की जो है वो सेल करी है सेरेपी को क्रेडिट पे, ठीक है। तो इसमें शायद यूआरपी का सीन ला रहे हैं ये। एस कंपनी हैड 1/4 ऑफ दीज गुड्स इन इन्वेंट्री एट, मतलब वही गुड्स थोड़े से रिमेन जो है वो अपनी इन्वेंट्री में है, यूआरपी आएगा अनरियलाइज प्रॉफिट। पी कंपनी जो है वो 20% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रखती है अपनी सारी सेल्स पे। ओके। उसके बाद 31 अक्टूबर 2017 को सेरेपी कंपनी जो है वो उसने चेक सेंड किया है 50,000 का, सारे आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो ड्यू थे उसको पे करने के लिए, ठीक है। लेकिन पी कंपनी ने उसको रिसीव नहीं किया 2 नवंबर तक। ओ हो, ईयर एंड तक, मतलब एस कंपनी ने पी कंपनी को चेक भिजवा दिया था जो भी उसके पैसे बचे थे, लेकिन पी कंपनी तक वो नहीं पहुंचे, ठीक है जी। अब पी कंपनी की जो पॉलिसी है फॉर इन ट्रांजिट आइटम्स, इन ट्रांजिट मतलब ये जब इसने पैसे भिजवाए ना, ये बीच का जो भी टाइम होता है इसको इन ट्रांजिट कहते हैं। तो पी कंपनी इसको कैसे एडजस्ट करती है? फॉर देम इन द पेरेंट कंपनी। पी कंपनीज पॉलिसी फॉर इन ट्रांजिट आइटम इज टू एडजस्ट फॉर देम इन द पेरेंट कंपनी। तो जो भी इसका एडजस्टमेंट वगैरह आती है वो सीधा अपनी कंपनी के अंदर ही, यानी कि पेरेंट कंपनी यानी कि प्लेट कंपनी, इसके अंदर इसकी सारी एडजस्टमेंट हो जाती है। ओके। तो इसमें हमें बताना क्या, इन रिस्पेक्ट ऑफ द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी व्हाट अमाउंट विल बी रिपोर्टेड। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का क्या अमाउंट रिपोर्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे यूआरपी निकाल लेते हैं। जो यूआरपी आपका निकालना होता है, क्योंकि आपको पता है जब यूआरपी हम निकालते हैं तो उसको आपको इन्वेंट्री में से माइनस करके दिखाना पड़ता है, और इन्वेंट्री आपकी किस में आती है, करंट एसेट के अंदर, ठीक है। आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का ही सामान पूछ रहे हैं, तो देखो करते क्या, आप बेसिकली दोनों को ऐड कर देते हो, ठीक है। और जो आपकी यूआरपी है उसको माइनस कर दोगे तो आपका जो है कंसोलिडेशन में पता चलेगा क्या आएगा, करंट लायबिलिटी में दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले यूआरपी निकाल लेते हैं। देखो जो आपके पास अमाउंट था 100,000 की सेल करी थी, जिसमें से खाली 1/4 यानी कि 1/4, 1/4 का मतलब होता है 1/4, ठीक है। इतना ही इन्वेंट्री में पड़ा और बाकी प्रॉफिट कितने का था, 20% का, ठीक है। बस हो गया काम। 1 लाख की सेल करी जिसमें से 1/4 ही खाली बचा, तो इतना ही अनरियलाइज होगा। अब प्रॉफिट निकालने के लिए 20% का है तो वो 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका 25,000, ठीक है। अब इसको 20% से करोगे तो 5,000, ईजी, ठीक है। तो ये आपका आ गया यूआरपी यानी कि अनरियलाइज प्रॉफिट। तो बस दोनों को ऐड करोगे तो आपका करंट एसेट में से इसको माइनस कर दोगे, तो इन दोनों को प्लस करा, 700 + 500 1200, 1200 इसमें से माइनस कर दिया 5, तो ये होगा आपका 1195, ठीक है। तो करंट एसेट्स का अमाउंट आपका आ गया 1195,000। अब आपकी कैश इन ट्रांजिट की जो है वो एंट्री की बारी आती है। जो 31 अक्टूबर है, सेरेपी कंपनी ने एक चेक सेंड करा है 50,000 का, जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है पी कंपनी के लिए, उसको भेजने के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ईयर एंड पे हम खड़े होंगे, यहाँ पे हमारा ईयर एंड था 31 अक्टूबर, ठीक है। तो 31 अक्टूबर को मैं खड़ा हूँ, ठीक है। अब एस कंपनी ने जो है वो अपनी तरफ से पैसे भेज दिए, ठीक है। तो इसने क्या करा होगा, अपने करंट एसेट माइनस कर दिए होंगे, क्यों, पैसे जा रहे हैं, करंट एसेट माइनस कर दिया, लेकिन पी कंपनी के पास अभी तक पैसे नहीं आए, तो इसने तो अभी भी अपना एसेट बुक करके रखा होगा कि मेरे को पैसे आएंगे, रिसीवेबल होंगे, एसेट होगा। तो इसके पास एसेट बढ़ा के दिखा रहा होगा, इसके पास माइनस होकर दिखा रहा होगा, तो नेट इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। एक एसिड की वजह से दूसरा एसिड जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो बेसिकली आपके पास जो नेट इम्पैक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम करंट एसेट में एडजस्टमेंट क्या ही करें, हम प्लस माइनस करके वही सेम चीज़ आ जानी है, ठीक है। प्लस करोगे 50,000, माइनस करोगे 50,000, क्योंकि यार खुद देखो ना भाई, सब्सिडी ने पैसे भिजवा दिए तो उसने माइनस कर दिया होगा एसेट में से, और इसके पास पैसे आने वाले हैं तो इसके लिए काइंड ऑफ रिसीवेबल हो गया, तो वो एसेट बढ़ा देगा। तो एक बढ़ाएगा एक कम करेगा, तो अगर ग्रुप पूरे ग्रुप की नज़र से देखोगे तो उनके पास तो पैसा इतना रहा, एक ने पैसा दिया दूसरे के पास पैसा आया, तो ग्रुप में तो कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई, ठीक है जी। तो आपका जो टोटल अमाउंट है ये लाइबिलिटी का, बस इसको प्लस कर दो, 300 + 200 500, ठीक है। तो करंट एसेट्स आपके आ जाएंगे वही 1195 जो हमने निकाला था, ये 1195, और वो आ गया 500, 1195 और 500, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1195 और 500 नहीं 0.5 मिलियन, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 262। बोट कंपनी एक्वायर्ड 60% ऑफ एंकर कंपनी ऑन 1 जनवरी 2024, ठीक है। तो बी ने ए को एक्वायर करा है 60%, 1 जनवरी की बात है, और डेट ऑफ एक्विजिशन पे जो कैरिंग अमाउंट था बर द सेम एज द फेयर वैल्यूज़।
एक एक्सेप्शन है जिसमें मशीनरी का कैरिंग अमाउंट 90,000 था, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू 1,60,000 थी, यानी वही आ गया ना कि इस एसेट की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब एक्सेस डिप्रिसिएशन इसमें निकालनी पड़ेगी। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 साल की थी। एनसीआई जो है वो वैल्यू होता है फेयर वैल्यू पे, तो आपको जनरल एंट्री बतानी है इस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के लिए। जनरल एंट्री का क्वेश्चन है, कोई नहीं यार, पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। कितने से ज़्यादा है? 90,000 जो है कैरिंग अमाउंट है, फेयर वैल्यू 1,60,000 है, यानी कि एक्सेस दिखाना पड़ेगा आपको। 1,60,000 फेयर वैल्यू, 90,000 कैरिंग अमाउंट, तो 70,000 का। ठीक है, अब एक्सेस डिप्रेशन निकालो। टोटल लाइफ कितनी है? आपकी जो लाइफ थी 5 साल की थी। ठीक है, अब बस एक एंडिंग ईयर एंड वगैरह देख लो यार, सारा कुछ सही है ना। 1 जनवरी को एक्वायर करा था और आपको बताना है 31 दिसंबर 2016, तो यानी कि ये जनवरी पूरा चलेगा, जनवरी से दिसंबर पूरा 14, 15, 16, 3 साल। तो आपको डिप्रीशिएशन 3 साल के हिसाब से कैलकुलेट करके बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है, तो टोटल थे 5 साल, टोटल थे 5 साल, तो आपको 1 साल की डिप्रीशिएशन पता चल जाएगी। 12, 70,000 अपॉन 5, 14,000, ठीक है, 14,000। और ये जो है आपकी आ गई 1 साल की। ठीक है, तो आपको 3 साल की निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दोगे सीधा सीधा 3 से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी 3 साल की डिप्रीशिएशन कितनी है। तो ये हो गया आपका 42,000 14,000 मल्टीप्लाई बाई 3, यस 42,000। ठीक है, तो आपको 3 साल की डिप्रीशिएशन पता चल गई भैया 42,000। तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग में वही 70,000 का जो है वो फेयर वैल्यू से बढ़ा। ठीक है, और 42,000 की तो आपकी एक्सेस डिप्रीशिएशन ही आ गई। तो टोटल अगर आपको देखा जाए तो पीपी आपका कितने से बढ़ा? 70,000 से बढ़ा। ठीक है, जिसमें डिप्रीशिएशन इतनी लग गई 42,000 की, तो टोटल पीपी कितने से बढ़ा? 70 माइनस 42, 70 माइनस 42 इधर 28,000, 28,000। तो यानी कि इतने अमाउंट से आपका पीपी बढ़ गया। ठीक है, डिप्रीशिएशन को एडजस्ट करने के बाद। और जब हम लोगों ने क्या किया होगा कि भैया देखो 70,000 से जो है वो पीपी को बढ़ाया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कितना था यार? 90,000, उससे बढ़ के वैल्यू कितनी हो गई? 1,60,000। अब यहाँ पे एंट्री की बात हो रही है ना, तो मेरे को थोड़ी एंट्री भी बनानी पड़ेगी। जब जब आपका एसेट बढ़ता है तो वो क्या होता है? डेबिट। और यहाँ पे आपका एसेट है पीपी, तो पीपी बढ़ा है तो पीपी हो जाएगा डेबिट, कितने से? 70,000 से। ठीक है, अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बढ़ा, तो अब बताओ क्रेडिट क्या करना चाहिए मेरे को? देखो इसके लिए ना मैं आपको थोड़ा-सा, मतलब ज़्यादा डीप नहीं, थोड़ा-सा समझने के लिए आप लोगों को याद होगा हम बनाते थे नेट एसेट एट एक्विजिशन, नेट एसेट एट एक्विजिशन और नेट एसेट एट रिपोर्टिंग। ठीक है जी। और हम नेट एसेट एक्विजिशन का पैकेट क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमने सब्सिडी को एक्वायर करा है। सब्सिडी को एक्वायर करा है तो क्या हुआ भाई? नेट एसेट क्यों बनाते हैं? सब चीज़ों को फेयर वैल्यू पे लाते हैं। सब चीज़ों को फेयर वैल्यू पे लाते हैं हम नेट एसेट एट एक्विजिशन के टाइम पे। और इसके बाद आपको याद होगा कि इन दोनों का जो भी इम्पैक्ट होता है, दोनों का पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग निकालते हैं, दोनों का इम्पैक्ट डाल के कहाँ पे ले जाते हैं? गुडविल में। अच्छे से याद करो, जब हमने गुडविल के मेथड करे थे, फुल गुडविल और प्रोपोर्शनल मेथड, रुको दिखाता हूँ। ये देखो, फुल गुडविल प्रोपोर्शनल दोनों मेथड के अंदर हमने जो है वो नेट एसेट एट एक्विजिशन, ये देख रहे हो? एक्विजिशन का है भैया, एक्विजिशन, एक्विजिशन। ठीक है, तो सारा इम्पैक्ट जो भी फेयर वैल्यू का है वो कहाँ पे जा रहा है? ये एक्विजिशन, और यहाँ से सीधा उठा के ले गए भैया आप गुडविल में। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? माइनस, माइनस। गुडविल क्या होता है? एसेट। ठीक है, तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, और जब वो माइनस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? गुडविल क्रेडिट हो रहा है। तो मैं अब इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो वहाँ पे डालने वाला हूँ। मेरा पीपी बढ़ा, पीपी को मैंने कर दिया डेबिट। ठीक है, लेकिन मैं क्रेडिट किसको करने वाला हूँ? गुडविल को। कितने अमाउंट से? 70,000 से। और आई होप आपको लॉजिक जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैं 70,000 से गुडविल को क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि भैया सारा नेट एसेट एक्विजिशन का इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? गुडविल में। सीधा माइनस कर देता हूँ ना मैंने आपको दिखाया। और गुडविल माइनस हो रही है। गुडविल क्या होता है? एसेट। जब एसेट कम हो रहा होता है तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। तो वही तो किया मैंने यहाँ पे, गुडविल को क्रेडिट। ठीक है, आई होप आपको इतनी ये वाली एंट्री समझ में आई होगी। ठीक है, ये एंट्री समझ में आ गई। अब देखो आगे देखो, हमने डेप्रिसिएशन निकाली थी ये वाली 42,000 की। अब आपको पता है कि ये जो डेप्रिसिएशन है, ये रिटेन अर्निंग में आपको हमने याद है कि ऊपर एक पेरेंट के हिसाब से बांटी थी, तो अब एक तो ये पेरेंट को बटेगी, एक आपकी सब्सिडरी को बचेगी। पेरेंट का शेयर कितना है? पेरेंट का शेयर है आपका 60%, तो आपका सब्सिडरी का कितना होगा? 40%। तो पेरेंट का है 60% और इसका होगा 40%। तो 42,000 का 60% जो है वो जाएगा पेरेंट के पास, यानी कि हो गया 25,200, 25,200।
और बाकी का अमाउंट बचा हुआ 25,200 में से 42,000 ये हो गया आपका, एक सेकेंड, 42,000 मल्टीप्लाई पे कर दो इसको 60%, ये हो गया 25,000। एक सेकेंड, 60% तो कर दिया ना यार, क्या दिक्कत, 42,000 का 40%, ये हो गया आपका सीधा सीधा 16,800। ठीक है, तो 16,800, तो ये आपका अमाउंट आ गया इस तरफ। तो ये जो आपकी एक्सेस डिप्रिसिएशन थी ना, एक्सेस डिप्रिसिएशन जो ज़्यादा डिप्रिसिएशन लग रही थी फेयर वैल्यू के चक्कर में, तो ये आपने बांट दिया, पेरेंट के पास जाएगा 25,200 और 16,800 जाएगा सब्सिडी के पास। अब खुद सोचो भैया, ये जो डिप्रिसिएशन है इससे आपका प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है। तो ये जो 25,200 पेरेंट का प्रॉफिट कम हुआ है, पेरेंट की रिटेन अर्निंग से कम होगा। और ये जो एनसीआई, ये 16,800 सब्सिडरी, सब्सिडरी क्या है मेरी, एनसीआई। और एनसीआई क्या होती है, मैं एनसीआई कहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ, लाइबिलिटी में। ठीक है, एनसीआई लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करता हूँ ना। और जब मेरी लाइबिलिटी कम होगी तो मैं क्या कर देता हूँ, डेबिट। अच्छे से सोचो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो 42,000 की टोटल एक्सेस डिप्रिसिएशन थी, जिसमें से मेरे पास इसमें पेरेंट और सब्सिडरी के अंदर मैंने इसको बांट दिया था। ठीक है, तो पेरेंट के अंदर मेरा गया था 25,200 और सब्सिडी के पास गया था 16,800। खुद दिमाग लगाओ, जब डिप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस की वजह से मेरा प्रॉफिट कम होता है, तो ये जो 25,200 पेरेंट का है, इससे रिटेन अर्निंग यानी कि पेरेंट का प्रॉफिट कम हो जाएगा, रिटेन अर्निंग कम वैसे क्रेडिट होती है। जब इसको अगर कम करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट। 16,800 क्या है मेरी नॉन कंट्रोलेबल इंटरेस्ट, ये एनसीआई के पास जा रहा है। खुद सोचो, जब एनसीआई का भी एक्सपेंस बढ़ेगा तो वो एनसीआई कम होगी, एनसीआई बेसिकली मेरी लाइबिलिटी टाइप ट्रीट करता हूँ, क्रेडिट होता है। जब एनसीआई कम होगी तो इसको क्या करूँगा, डेबिट। बस ये थोड़े बहुत अकाउंटिंग के रूल और ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन और बस मार्क्स गवा दिए, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इसमें काफ़ी मिलती है। ठीक है, तो 16,800 जो है वो एनसीए का खाता में जाएगा और ये 25,200 रिटेन अर्निंग। देखो अब मेरा टोटल अमाउंट क्या बना, जो एक्सेस डिप्रीशिएशन से मेरे को हटाना पड़ेगा, डिप्रीशिएशन किसकी है, पीपीई की। ठीक है, तो मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कम होगा, कितने से, देखो एंट्री क्या बनाता हूँ, एक सेकंड थोड़े पेज डाल लेते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी, मेरा पीपी सबसे पहले क्रेडिट हो रहा है भैया 42,000 से। ठीक है, इतनी मेरी डेप्रिसिएशन लग रही थी ना, तो इतने से मेरा जो एसेट है वो कम हो जाएगा। क्या क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, एक तो रिटेन अर्निंग कितने का, 25,200 का, और एक मेरी जो है वो एनसीए डेबिट हो जाएगी 16,800। ये मेरी एक और एंट्री बन गई। और अभी भी क्वेश्चन समझ में ख़त्म नहीं हुआ है, समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो, काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है भाई, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ। एक आपकी ये एंट्री है, एक आपने ऊपर भी तो बनाई थी, कहाँ गई, ये रही। ठीक है, अब आपको पता है दोनों एंट्री को कंबाइन कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट था, गुडविल क्रेडिट था। ठीक है, 70,000 से मैं दोनों एंट्री को नीचे लिख लेता हूँ आसानी के लिए। ठीक है, तो पीपी डेबिट हो रहा था, गुडविल क्रेडिट हो रहा था 70,000 से। अब देखो इन दोनों एंट्रीज को मिलाते कैसे हैं, मिला दोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे सीधा सीधा जो है मिला के एंट्री दी हुई है, देख रहे हो, तो आपको भी मिलानी पड़ेंगी। कैसे मिलाएंगे, देखो यहाँ पे आपका पीपी डेबिट हो रहा है, यहाँ पे आपका पीपी क्रेडिट हो रहा है, तो नेट में पीपी क्या होगा, डेबिट। देखो डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो ज़्यादा किसका बचेगा, डेबिट वालेगा। कितने ज़्यादा बचेगा, 70,000 से डेबिट हो रहा है, 42 से क्रेडिट हो रहा है, तो कितना डेबिट में बच जाएगा, 70,000 माइनस 42,000, ये होता है 28,000। तो पीपी आपका डेबिट में ही रहेगा 28,000 से। ओके, इसके बाद रिटेन अर्निंग आपकी डेबिट हो रही है 25,200 थे, आप इसको 25,200 से डेबिट ही रहने दो, 25,200। एन सी आई डेबिट हो रहा है, इसको डेबिट ही रहने दो, एन सी आई डेबिट 16,800। और आपका क्रेडिट क्या हो जाएगा, एक गुडविल ही भाई साहब बचे हुए हैं, तो इसको पूरा पूरा 70,000 क्रेडिट कर दो, गुडविल 70,000। और अगर आप इसको टोटल करोगे ना तो देखो 70,000 ही बनेगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट इक्वल आते हैं ना, देखो 28,000 प्लस 25,200 प्लस 16,800, 70,000। यस, ये है आपकी एंट्री, पीपी डेबिट, रिटेन अर्निंग डेबिट, एनसीआई डेबिट और गुडविल क्रेडिट। भाई साहब इस एंट्री को मतलब जो बंदा कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ रहा है एफआर, क्योंकि आगे जाके आप एसबीआर भी पढ़ने वाले हो, तो जो बंदा कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ रहा है, मेरी बात मानो, एक बारी वापस से रिवाइंड करके वापस देखो ये पूरा क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया, समझ में आ गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जो जो चीज़ें मैंने इसमें आपको बताई हैं ये आपके पूरे एफआर के मतलब कॉन्सेप्ट को ऐसे ब्रशअप कर देगी और आगे एसबीआर के लिए इतना इनकरेज कर देगी, ये मैं बता नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ एसबीआर में भी लगने वाली है। ठीक है, मान लो बात। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आगे क्या चलते हैं, आंसर तो देख लो। पीपी 28,000 है, रिटेन अर्निंग 25,200 है।
यहाँ पे देखो पीपी जो है वो आपका 28,000 है, रिटेन 25,200, एनसी 16,800 और ये 70,000। चलो पहला ऑप्शन ही सही हो गया, बाकी सारे नहीं देख रहा भाई। पहला ऑप्शन ही सही हो गया, ठीक है, बाकी तो अमाउंट ही अलग अलग है। 263 पुल कंपनी का क्वेश्चन। ऑन 1 जुलाई 2025 पुल कंपनी ने एक्वायर करा है 1 जुलाई के टाइम पे एक्वायर करा है 80% ऑफ एस, पी ने इसको एक्वायर करा है 80%, ठीक है जी। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन गुडविल जो है वो 10,000 कैलकुलेट की गई है। एनसीआई जो है वो फेयर वैल्यू पे मेजर हो रही है। इन कंडक्टिंग द फेयर वैल्यू एक्सरसाइज ऑन एस कंपनीज नेट एसेट एक्विजिशन, जो पी कंपनी है उसने कंक्लूड किया जो पीपी है उसकी रिमेनिंग लाइफ 10 साल है, ठीक है जी। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट दे रहे हैं और फेयर वैल्यू जो है वो 3 लाख एक्सेस में उसके कैरिंग ऑन से, यानी कि वही आपका एक्सेस डिप्रिसिएशन भी लगने वाला है। नाइस। एस कंपनी जो है उसने इनकॉर्पोरेट नहीं की है इस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कोई नहीं हम कर देंगे, यही करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। रिपोर्टिंग डेट जो है वो 31 दिसंबर, देख लो 1 जुलाई को एक्वायर करा है और रिपोर्टिंग डेट 31 दिसंबर है, तो दोनों के बीच में 6 महीने का गैप हो गया। गुडविल जो है फुल्ली इम्पेयर्ड हो गई, ओके, पूरी की पूरी गुडविल जो थी वो पूरी की पूरी इम्पेयर हो गई, यानी कि जितनी आपकी गुडविल आई, मान लो आपकी गुडविल आई 5,000, ठीक है, तो ये पूरी 5,000 जो है वो इम्पेयरमेंट हो गई, तो यानी गुडविल आपकी ख़त्म हो गई, जीरो बच गई। ओके, ठीक है, नाइस। और आपकी गुडविल मानना क्या है, यहाँ पे दी हुई है 10,000, ठीक है, तो पूरी 10,000 इस पर माइनस करके दिखा दूंगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर एस कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो 2 लाख के हैं। आपको बताना है व्हाट इज द पुल ग्रुप प्रॉफिट, ग्रुप का प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, और दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई। आपको ग्रुप का प्रॉफिट बताना है जो एनसीआई के लिए एट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। तो इसको देख लो यार, सबसे पहले पूरा प्रॉफिट 2 लाख है, पूरे साल का होगा, आपको 6 महीने का ही निकालना है क्योंकि 1 जुलाई को एक्वायर कर रहा है और 31 दिसंबर रिपोर्टिंग है। तो कैसे निकालते हैं देख लो यार, ईजी है बहुत। एस कंपनी का प्रॉफिट ले लो, कितना है 2 लाख, ठीक है। एनसीआई को कितना मिलना है ये बताना है, तो पहले तो 6 महीने के हिसाब से पोर्शन कर लिया क्योंकि 6 महीने ही हमारे ईयर में, और एनसीआई को कितना मिलेगा, पेरेंट को मिलेगा 80%, तो एनसीआई को कितना मिलेगा 20%, 20%, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/12 मल्टीप्लाई बाय 20% होता है 20,000। तो 20,000 जो है वो आपका चला गया प्रॉफिट के हिस्से में, एनसीआई का प्रॉफिट। इसके बाद सीधा सीधा गुडविल इम्पेयर कर दी थी, गुडविल की क्या हो गई थी इम्पेयरमेंट पूरी की पूरी, तो ये पूरी की पूरी जो है वो इसमें से हटा दोगे, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट अगर हम हटाएंगे तो कितनी थी गुडविल 10,000 की, तो पूरी की पूरी गुडविल हटा दो, माइनस कर दिया 10,000, ठीक है। इम्पेयरमेंट एक्सपेंस काइंड ऑफ है, तो प्रॉफिट में से आप एक्सपेंस को माइनस ही करोगे। इसके बाद वही एक्सेस डिप्रिशिएशन वाला केस था, वही आपको पता है जब डिप्रिशिएशन आती है तो यार क्या कर देती है, आपका दिमाग ख़राब कर देती है, दिमाग ख़राब कर देती है, मतलब आपका मतलब वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है। तो और हाँ एक और बात, ये गुडविल जो है वही वो भी तो यार आपकी पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में बटेगी ना, ये 80-20 में ये भी बटेगी, तो ये पूरी की पूरी 10,000 जो है वो मैं इसमें से माइनस नहीं करूँगा, 10,000 का 20% करूँगा। वही मैं देख रहा हूँ यार कि 10,000 कैसे, ठीक है, 10,000 का 20%, क्योंकि पूरी की पूरी गुडविल थोड़ी इसमें से माइनस करूंगा, जितना एनसीआई का हिस्सा है उतनी तो माइनस करूंगा ना, मल्टीप्लाई 20%, यानी कि 2,000। तो इम्पेयरमेंट कितनी होगी 2,000 से, ठीक है, गुडविल की इम्पेयरमेंट 2,000 से, ओके नाइस। इसके बाद एक्सेस डिप्रीशिएशन का चार्ज वो भी 20% करना है, ठीक है। थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, मेरे से हो रही हैं, आपसे भी हो सकती हैं, ठीक है। आपसे वो शायद ना भी हो रही है। बाकी देखो 3 लाख एक्सेस में था और जो आपकी रिमेनिंग लाइफ थी वो 10 साल की थी, और इस टाइम जो है वो आपका खाली 6 महीने, जुलाई से लेकर दिसंबर, तो 3 लाख जो है वो एक्सेस था, टोटल 10 साल की लाइफ थी, तो आपको 1 साल का अमाउंट पता चल जाएगा 30,000, ठीक है। इसको पोर्शन करोगे 6 महीने के हिसाब से और इसको मल्टीप्लाई कर देना यार एनसीआई के परसेंटेज के हिसाब से, तो 30,000 इंटू 6/12 15,000, और इसको 20% से कर दिया तो 3,000, यस 3,000, ठीक है। 3,000 आपका अमाउंट आ गया, और इससे कुछ सोचो डिप्रीशिएशन ज़्यादा है, ज़्यादा डिप्रीशिएशन आने वाले टाइम में पे करना है, ज़्यादा एक्सपेंस पे करोगे, एक्सपेंस ज़्यादा तो प्रॉफिट कम, तो कितना था 3,000, 3,000 से इसको भी माइनस कर दोगे, तो 20,000 में से 2,000 माइनस किया, 3,000 माइनस किया, 15,000, ये आ गया जी एनसीआई के हिस्से का प्रॉफिट आपका, ठीक है, 15,000। आई होप आपको क्वेश्चन काफ़ी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन 264, जेब्रा कंपनी ने एक्वायर करे 75% ऑफ 2 मिलियन इशूड शेयर्स ऑफ पेंगुइन कंपनी 1 जनवरी 2022 को फॉर इतना कंसिडरेशन, जब पेंगुइन कंपनी की रिटेन अर्निंग थी इतनी, ओके।
ज़ेब्रा कंपनी के पास और कोई सब्सिडी नहीं है, ठीक है। जेड कंपनी ने लाइक किया है टू मेजर एनसीआई एट फेयर वैल्यू, और इतनी आपको दिया भी हुआ है एक्विजिशन डेट पे। इम्पेयरमेंट रिव्यू परफॉर्म हुआ है 31 दिसंबर 2023 को, और अभी आपने जो एक्वायर करा था वो था 1 जनवरी 2022 को, ठीक है। तो आपका पूरा X2 वाला जो है वो पूरा साल निकला होगा, फिर आप X3 पे आए होगे, ठीक है। और आपका इम्पेयरमेंट रिव्यू भी X3 के पूरे साल के एंड में जाके हुआ है, ठीक है। तो पूरा साल और ये दूसरे साल। और गुडविल जो है इम्पेयर हुई है 100,000 से। नो इम्पेयरमेंट वो रिकॉग्नाइज इन द ईयर एंडेड, मतलब इस साल का एंड होने पे कोई भी इम्पेयरमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करी गई है, तो यानी कि यहाँ तक कोई भी इम्पेयरमेंट नहीं हुई होगी, इसी साल में इम्पेयरमेंट आपकी हुई होगी। अब आपको बताना क्या है, विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ एनसीआई to be included in the consolidated statement of financial position of Zebra Group for the year ended 31 December 2023. Nice. NCI would be higher if the proportionate method was used. और भैया जब भी देखो, आप लोगों के पास दो मेथड होते हैं, फुल गुडविल और प्रोपोर्शनेट। ये बात हमेशा याद रखो, जब आप फुल गुडविल यूज़ करोगे, फुल गुडविल मेथड, तब एनसीआई आपका ज़्यादा आएगा, और प्रोपोर्शनेट मेथड में आपका एनसीआई जो है वो कम आएगा। आप इसका खुद से यार सोच सकते हो। देखो मैंने आपको जो है वो ऊपर दोनों मेथड कराए थे, रुको मैं आपको वो दिखाता हूँ। हाँ, तो ये आप देख सकते हो, आप खुद यहाँ पे देख लो, फुल गुडविल का मेथड यहाँ जो गुडविल थी वो यहाँ पे कितनी थी और यहाँ पे कितनी थी, दोनों की गुडविल देख ली। अब यहाँ पे एनसीआई भी देख लो, इसका 220 था, इसका 152 था, देख लो भैया दोनों के एनसीआई में कितना फ़र्क है। फुल गुडविल की ज़्यादा आ रही है, और जो प्रोपोर्शनल मेथड की है उसकी कम आ रही है, क्योंकि इसमें हम एक परसेंटेज लेते हैं, ठीक है। जैसे 20% ले लिया, यहाँ पे पूरा 100% के हिसाब से हम एनसीआई निकालते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क आ जाता है, तो इसलिए जब भी प्रोपोर्शनल मेथड करते हैं तो उसका कम आता है, और फुल गुडविल मेथड वाली एनसीआई जो है वो ज़्यादा होती है, ओके। और इसके बाद यानी कि आपका ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इट विल बी इंक्लूडेड एट इट्स फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन प्लस शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऑफ पेंगुइन कंपनी। यस, पहला क्वेश्चन याद करो, जब हमने फेयर वैल्यू एक्विजिशन ली था प्लस जो भी पोस्ट एक्विजिशन है रिटेन अर्निंग का प्रॉफिट था। यस, पेंगुइन कंपनी का सही स्टेटमेंट है, एकदम सही स्टेटमेंट है। इट विल बी इंक्लूडेड सेपरेट कंपोनेंट इन इक्विटी। यस, जब भी आप एनसीए को रिकॉर्ड करते हो तो वो कैसे करते हो, एक इक्विटी के कंपोनेंट की तरह, सही बात है। 25% ऑफ द इम्पेयरमेंट इन द गुडविल अराइजिंग ऑन एक्विजिशन विल बी डेबिटेड टू इट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप एक्वायर कर रहे हो इसको 75%, ठीक है। तो 75% आप इस आपके हिसाब से करोगे, और बाकी का जो 25% है वो जो है वो आपका गुडविल के हिसाब से इम्पेयरमेंट कट जाएगा, ठीक है। तो वो दिख रहे हो 25% इम्पेयरमेंट है द गुडविल अराइजिंग ऑन एक्विजिशन विल बी डेबिटेड टू इट। ये सही बात है, जो एनसीआई में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि 25% जो इम्पेयरमेंट आ रही है वो किसकी वजह से है, 75% पेरेंट को मिल जाएगा, 25% इनको मिल जाएगा एनसीआई वालों को। एकदम सही स्टेटमेंट है, आपको 3 बतानी थी, तीनों की तीनों मिल गई, तो यानी कि चौथी गलत होगी, बाकी पढ़ लेते हैं। इट विल बी इंक्लूडेड इन द नॉन करेंट लाइबिलिटी ऑफ ज़ेब्रा ग्रुप। अभी हमने बात करी है कि जो एनसीआई है वो किस में दिखा रहे हो आप लोग, इक्विटी के अंदर, ठीक है। तो जब इक्विटी में दिखा रहे हो तो लाइबिलिटी का तो सवाल ही नहीं होता, नॉन करेंट करेंट, ठीक है। तो आप इक्विटी में दिखा रहे हो तो आप एनसीएल में नहीं दिखाओगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन काफ़ी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चल दिया 265 पे, और ये जो है वो आपका मार्च जून 2021 में आया भी हुआ है एग्जामिनर रिपोर्ट पे, तो अच्छा क्वेश्चन हो रहा है गैस। पी कंपनी ने एक्वायर करे 80% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ पैलेडियम कंपनी 1 अप्रैल 2021 को बाय मींस ऑफ कैश। कंसिडरेशन में कैश दिया है, कंटिजेंट कंसिडरेशन दिया है। इस डेट पे जो है वो फेयर वैल्यू असेस करी थी कंटिजेंट की कंसिडरेशन की 250,000। पी कंपनी जो है वो मेजर कर रही है एनसीआई को फेयर वैल्यू पे एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, जो कि एस्टिमेटेड है इतना, ओके। एनसीए की वैल्यू दी हुई है, और गुडविल जो है वो भी आपको दिया हुआ है। फॉलोइंग फिगर्स आर रिलेवेंट, ऑर्डिनरी शेयर्स एट एक्विजिशन आपको दिए हुए हैं, रिटेन अर्निंग या फिर लॉसेस, ठीक है। तो 1 जनवरी को, मतलब आपको ईयर के स्टार्ट पे 1 जनवरी 2010 को आपको इतना लॉस चल रहा था, पूरे साल में आपने 120 का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। ईयर एंड आपका 31 दिसंबर है इसका मतलब, और जो प्रॉफिट है वो मतलब वही अपॉर्चुनमेंट वगैरह के सब चल रहे हैं, क्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर। आपको बताना पड़ा उसका कैश कंसिडरेशन पेड बाय प्लेटिनम कंपनी फॉर द इन्वेस्टमेंट इन पैलेडियम कंपनी, ओके। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, कोई नहीं कर लेंगे। देखो यहाँ पे आते हैं, वापस से नीचे चलो, और हम लोग जो हैं वो पहले आपको देख रहे हो, सबसे पहले गुडविल पे चलते हैं, ठीक है। गुडविल गुडविल कैसे निकालते थे हम लोग, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेते थे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो भी आपने कंसिडरेशन पे करी थी, ये जैसे कि हमने इसमें कैश करी है, और हम लोगों ने कैश करी थी, इसके अलावा कॉन्टेंजेंट करी थी, ठीक है। कॉन्टेंजेंट
कंटिजेंट कंसिडरेशन और कैश, ठीक है। 2 कंसिडरेशन हमने सीओआई में करी थी। इसमें हम ऐड करते थे आपकी फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, ठीक है, जो भी एक्विजिशन पे होती थी इसको ऐड कर देते थे। एक कैश, एक कंटिन देखो कैश अच्छे से लिख देता हूँ यार, समझ नहीं आएगा तो कैश, ठीक है, और कंटिजेंट कंसिडरेशन, ये आपकी सीओआई थी। इसमें आप फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एक्विजिशन ऐड कर देते हो और माइनस करते हो जो भी आपके नेट एसेट होते हैं एट एक्विजिशन, और एक इसके होते हैं सब्सिडरी के, ठीक है, तो इसको आप माइनस कर देते हो। अब देखो कैश मेरे को निकालना है, ये मेरे को नहीं पता, बट मेरे को कंटिजेंट कंसिडरेशन पता है। इसकी फेयर वैल्यू दी हुई है भैया, देखो कितनी है, 2.5 लाख, ये देखो 250,000, ठीक है, इसकी जगह 250,000। और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एक्विजिशन भी दिया हुआ है। फेयर वैल्यू जो है एनसीआई एक्विजिशन पे थी वो 1 लाख की थी, ये हो गया आपका 1 लाख, ठीक है। और नेट एसेट एट एक्विजिशन, ये मैं अगर निकाल लूँ तो यार मैं ये वाला अमाउंट निकाल सकता हूँ, ठीक है। और एक सेकेंड, आपको ये सब करने के बाद क्या आता है, गुडविल, है ना, जब प्लस माइनस ये सब कर लेते हो तो गुडविल का अमाउंट आ जाता है। गुडविल भी दिया हुआ है, कितना, 3 लाख, चलो जी हो गया काम, ये भी दिया हुआ है। बस आप ये निकाल लो, ये निकल गया तो यार आपको सारा पता चल जाएगा। यार मैथ्स में सारी चीज़ें पता होती थी, एक नहीं पता होता था, प्लस माइनस करके निकाल लेते थे। बस आपको नेट एसेट एट एक्विजिशन निकालने पड़ेंगे। देखो नेट एसेट एट एक्विजिशन, इसके लिए आपको पास क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। एक तो ऑर्डिनरी शेयर्स दिए हुए एक्विजिशन के टाइम पे 500 के, तो एक आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हो गया 500 का। और आपका रिटेन अर्निंग एट 1 जनवरी, हो आपको एक्विजिशन का रिटेन अर्निंग नहीं दिया हो यार, एक्विजिशन आपकी 1 अप्रैल को ही है, और आपको रिटेन अर्निंग या लॉसेस -300 के, और आपको 1 जनवरी के दिए हुए हैं, ठीक है। और पूरे साल का प्रॉफिट इतना है, तो कोई नहीं यार, हम पहुंच जाएंगे यहाँ तक। देखो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे देखो आपके पास पूरा ये साल है, जनवरी से लेके दिसंबर तक का, ठीक है, x0 स्टार्टिंग में आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे आपका जो है वो है रिटेन लॉस चल रहे हैं -300 के, आपने एक्वायर करा है अप्रैल में, ठीक है, तो बीच में कितना है, पूरा जनवरी फरवरी मार्च, ये पूरे बीच में है 3 महीने, ठीक है जी। अब स्टार्टिंग में -300 पे खड़े हो, पूरे साल आपको 120 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 3 0 हटा के बात हो रही है, तो पूरे साल 120 का प्रॉफिट हुआ है, स्टार्टिंग में -300 पे खड़े हो, तो ये बीच में 3 महीने, आप बता सकते हो कि आप ये 3 महीने को काट के यहाँ अप्रैल पे जब खड़े हो गए तो यहाँ पे रिटेन अर्निंग आपकी कितने की होगी। काफ़ी आसान है, देखो बताऊँ कैसे। पूरे साल में 120 का प्रॉफिट हो रहा है, तो पूरे साल में अगर 120 का हो रहा है और एक महीने में कितने का होगा, 10 का, एक महीने में प्रॉफिट होगा 10 का, ठीक है, तो 3 महीने में कितने का प्रॉफिट होगा यार, 30 का। नॉर्मल मैथ्स है, एक महीने में 10 का तो 3 महीने में 30 का, तो यानी कि मतलब मैं जनवरी से अप्रैल के बीच में, यानी जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, इधर तक मैंने 30 का प्रॉफिट कमाया। अब खुद सोचो, स्टार्टिंग में मैं लॉस पे था, यानी कि मैं स्टार्टिंग में माइनस पे था, अगले के 3 महीने गया तो मैंने 30 का प्रॉफिट कमा लिया, तो जब मैं अप्रैल पे पहुंचाऊंगा तो मैं कितने पे खड़ा हूँगा, -300 + 30, यानी कि -270, यानी कि अभी भी मैं माइनस में हूँ लेकिन -270 में हूँ, ठीक है, समझे क्या कह रहा हूँ। स्टार्टिंग में खड़ा था माइनस पे, बीच में 3 महीने मैंने प्रॉफिट कमा लिया, तो प्रॉफिट कमाया कमाया तो लॉस में प्रॉफिट ऐड करूँगा तो खुद सोचो यार, माइनस प्लस माइनस होता है और साइन माइनस का ही आएगा, तो अभी मैं माइनस की रिटेन अर्निंग में चल रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप इसको निकाल लोगे। तो एक्विजिशन के टाइम पे जब 1 अप्रैल है तो रिटेन अर्निंग कितनी है, -270, तो रिटेन अर्निंग 270, तो आपके पास आ गया नेट एसेट एक्विजिशन कितना है, 230, ठीक है। बस अब इसको निकाल दोगे, इसको माइनस करना है 230 को यहाँ से, और ये आपके पास बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा। रिवर्स वर्किंग करते हैं तो आपको आई होप पता होगा कि जो हम चीज़ें करते हैं वो सारी एकदम मतलब साइन बदल लेते हैं, जैसे माइनस इसको प्लस, प्लस को माइनस, ठीक है। तो 300,000 इसमें प्लस कर देता हूँ 230 माइनस कर देता हूँ 100,000 और माइनस कर देता हूँ 250,000, तो ये मेरे पास आंसर आ जाता है। तो ये आ गया आपके पास 180,000। तो आपके पास कैश कंसिडरेशन कितनी होगी, 1,80,000 की, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके लिख दोगे कैश कंसिडरेशन कितनी पे करी आपने, 1,80,000, ओके। आई होप आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 266 लास्ट क्वेश्चन है यार इस चैप्टर का, काफ़ी बड़ा चैप्टर हो गया। इंडिकेट बाय सेलेक्टिंग द रिलेवेंट बॉक्सेस इन द टेबल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन रिलेशन टू अकाउंटिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी, ठीक है।
where a parent company is satisfied that there has been a gain on bargain purchase यानी कि नेगेटिव गुडविल जो हमने क्वेश्चन करा था, इट शुड बी रिकॉग्नाइज इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इमीडिएटली। यस, सही बात है यार, सीधा जाके आप क्रेडिट कर देते थे, रिकॉर्ड कर देते। ट्रू, एकदम बढ़िया बात है। इफ द लाइबिलिटीज ऑफ द एक्वायर्ड एंटिटी आर ओवर स्टेटेड देन गुडविल विल ऑल्सो बी ओवर स्टेटेड। यस सर, जब भी आप सब्सिडी को एक्वायर करते हो, देखो वापस से समझ लेते हैं जाते जाते एक अच्छी चीज़। देखो ये पी कंपनी है, ये एस कंपनी है, इसने इसको एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो इस सब्सिडरी के पास ज़रूरी थोड़ी है कि यार ऐसे रेसिडुअल लायबिलिटी भी तो होती है। तो आपको पता है नेट एसेट्स हम निकालते हैं। आपने एक जो बचपन में अकाउंटिंग की इक्वेशन पढ़ी होगी, कैपिटल एसेट माइनस लायबिलिटी, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो अब आप खुद देखो, जब लायबिलिटी ज़्यादा होगी तो कैपिटल क्या होगा, कम, ठीक है। देख रहे हो ना, माइनस है तो ज़्यादा लाइबिलिटी होगी तो क्या नेट एसेट्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ है, इफ़ द लाइबिलिटीज ऑफ द एक्वायर्ड एंटिटी आर ओवर स्टेटेड यानी कि लाइबिलिटी ज़्यादा है तो गुडविल भी क्या हो जाएगी, ओवर स्टेटेड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैपिटल नेट एसेट आपका क्या हो गया, कम। और जब आपका नेट एसेट कम हो जाता है, वही वाली बात याद करो, नेट एसेट आपका हो गया कम, ठीक है। अब गुडविल कैसे निकालते हैं, आपकी COI, ठीक है, प्लस आपका फेयर वैल्यू ऐड करते हैं माइनस नेट एसेट, ठीक है। जब आपका नेट एसेट कम है तो यार ऑब्वियसली आपकी गुडविल भी क्या है, ओवरस्टेट हो जाएगी। आ, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। जाते जाते एक अच्छी कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नॉर्मल देखो, गुडविल निकाल रहे हैं नॉर्मल तरीके से। कॉस्ट है आपकी 100 मान लो, फेयर वैल्यू आपकी NCI की जो होती है वो 20 है, और आपके जो नेट एसेट्स हैं वो बेसिकली मान लो 30 मान लेते हैं, ठीक है। तो 120 में से 30 क्या, 90, आपकी गुडविल आ गई 90। बट अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लाइबिलिटी को ज़्यादा दिखा दिया। जब लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई तो मेरे नेट एसेट्स क्या हो गए, कम। तो इसका मतलब वही कॉस्ट तो 100 की रहेगी, फेयर वैल्यू उतनी रहेगी, लेकिन जो मेरे नेट एसेट्स हैं वो कम हो जाएंगे। यानी कि मान लो पहले 30 थे तो अब 20 कर देता हूँ, कम करने हैं ना तो कितने भी कर लो। तो अब ये कितनी हो गई, 100। खुद देखो जादू, पहले गुडविल 90 की थी, अब कितनी की होगी, 100 की। तो इसका मतलब यस, जब जब आप लाइबिलिटी को ज़्यादा दिखाओगे तो आपकी गुडविल भी ओवरस्टेट हो जाएगी। खुद देख लो, पहले 90 की आनी चाहिए थी बट कितने की आ रही है, 100 की। ये क्यों बढ़ गई, क्योंकि आपने लाइबिलिटी ज़्यादा दिखाई, ज़्यादा लाइबिलिटी ज़्यादा गुडविल। ओके जी, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। तो यानी कि ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। मैंने पूरा ट्राई करा है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया यार, क्योंकि कंसोलिडेशन के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, और अगर आपको आ गए हैं तो यार काफ़ी अच्छी बात है, मुबारक की। बाकी यस, इस वीडियो में इतना ही था यार। वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ा भी तो लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, खुद भी पढ़ो बाकी को भी पढ़ाओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।